Of all, I would like to welcome you all to the session, doubt solving session of 26th of May regarding the markets. 1 minute brief हम देख लेते कि आज का मार्केट was kind of both ways move थी. फर्स्ट हाफ मोर और लेस डाउन ट्रेंड था इंडाइसेस में एंड सेकेंड हाफ वॉज अप ट्रेंड. तो एक्चुअली कल जहाँ ओपनिंग हुई क्लोजिंग उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी वॉज नॉट ज़्यादा बुलिश नहीं था. बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक रैली दिया, दिख भी रहा है कि निफ्टी से मोर देन 2 टाइम्स बैंक निफ्टी ने रैली किया है. एंड ऑल द मेजर जो क्रेडिट है HDFC बैंक वॉज द मेजर 2.85%, राइट. एंड काइंड ऑफ ICICI और HDFC बस ये दो हो गए तो इनके वेटेजेस ज़्यादा है तो डेफिनेटली मार्केट को वहाँ पे रैली आएगा. एंड निफ्टी पे जो प्रेशर डाल रहा था दैट वाज रिलायंस, 1% डाउन था, राइट. सो दोनों HDFC ट्विंस और ये सपोर्ट कर रहे थे, बट जो 1% रिलायंस डाउन था उसी ने वहाँ पे मार्केट में किया. उसके अलावा बाकी मोर और लेस सारे ही सेक्टर, सिर्फ एनर्जी रिलायंस की वजह से सारे ही सेक्टर आज बुलिश थे, राइट. ओके, नाउ कमिंग टू द डाउट्स वन बाय वन विल टेक इट. सो आशीष जी, यस प्लीज़ यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेरी. यस सर, मैं ये कह रहा था कि जो आपका सेटअप है चार. हेलो, आप अरे आप वापस म्यूट क्योंकि बटन दबा दिया आपने. बोलिए. अब आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है. बोलिए. ये कह रहा था मैं कि जो आपका WRB सेटअप है. हाँ, REBB सेटअप है, WRC कैंडल होती है. हाँ, RRB जो 4 कैंडल के बाद हमें बाई करनी है. बाई नहीं कर रहे हैं, ब्रेकआउट होने देना है. वो ब्रेकआउट होने पे ही राइट, जो बुलिश कैंडल रहेगा. करेक्ट. तो आपने जो HDFC का 24 तारीख को हमें सेटअप भेजा था. HDFC का 24 तारीख का, बराबर. हाँ ठीक है. HDFC बैंक की HDFC बैंक था शायद. HDFC बैंक था. हाँ हाँ हाँ, तो उसमें रेड कैंडल सेल साइड की कर दी थी, डाउन साइड में. 24 तारीख को तो मार्केट था. नहीं, यहाँ पे रेड कैंडल बनी का HDFC बैंक में कोई रेड कैंडल ही नहीं. ये है आपके सामने. ये कहाँ पे? ये देखिए 24 आपके साथ में, ये वाला एरिया जहाँ पे रेक्टेंगल बना है ये इसके पीछे वाला. हाँ, इसके पीछे वाला 23 तारीख है, 23 है वो. 23 तारीख. हाँ बराबर, करेक्ट. तो जो रेड वाली है जो लंबी, हाँ वाला सेटअप तो उसने तोड़ दिया, तो वहाँ पे मेरी सेलिंग बनेगी. ये वाली जो रेड है आपको वॉल्यूम भी देखना होता है, राइट. आपका जो ये वाला आपका पहला रेड उसने बनाया है, ये वाला, इसमें आपको दिखेगा बिल्कुल भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, राइट. तो यहाँ पे आपको उसने कुछ सेटअप नहीं दिया. और एट द सेम टाइम अगर हम ये कंडीशन में HDFC बैंक में भी आपको जैसे बोला है कि सेक्टर को भी हमें नहीं भूलना है, बराबर, राइट. बराबर. अब हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे. बैंक निफ्टी ने 23 तारीख को यहाँ पे, राइट. तो बैंक निफ्टी ने एक तरीके से अगर उसका 1 2 3 4 बेस बिल्डिंग लिया, तो बैंक निफ्टी ने वहाँ पे दिया है वॉल्यूम, आपके स्टॉक ने वॉल्यूम नहीं दिया, ठीक है. तो एक तरीके से अगर आपने ट्रेड लिया भी है तो भी आपका SL हिट नहीं हुआ, बट एक्चुअली यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इसलिए आपको स्टॉक में वो अभी नहीं जाना चाहिए. जब उसने नेक्स्ट टाइम जब वो ब्रेक डाउन किया तब उसमें अच्छा वॉल्यूम आया और तब मूव मिला. तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लो वॉल्यूम है तो उसकी वजह से आप यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते थे ट्रेड को, स्पेशली उस स्टॉक में, राइट. अगर उसके साथ 23 को यू कैन से बाकी अगर शायद ICICI बैंक एक मिनट मूव हुआ है, राइट. अब ICICI बैंक भी ब्रेक डाउन नहीं किया था, उसने भी रेंज को ब्रेक डाउन जब बैंक निफ्टी ने अराउंड ये जो बड़ी कैंडल आई थी 145 की, तभी ICICI बैंक ने ही ब्रेक डाउन किया था. तो तभी एक्चुअली बैंक निफ्टी में भी एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया, राइट. और HDFC बैंक में भी अच्छा वॉल्यूम आया. तो वो सेटअप है. तो एक्चुअली वॉल्यूम अगर नहीं आपको दिख रहा है बहुत कम है तो बेटर रहता है कि आप वेट करो, क्योंकि मार्केट थोड़ा और टाइम ले सकता है गिरने के लिए, राइट. बट स्टिल अगर आपने सेटअप लिया सेक्टर के साथ भी, स्टॉक में वॉल्यूम नहीं था तो भी आपका कोई मतलब इशू नहीं है, क्योंकि आपका सेक्टर साथ में मूव हो रहा है. तो SL इसके ऊपर रहेगा जो हिट नहीं किया उसने, और उसने जो टारगेट्स है वो दे दिए थे, ठीक है. कभी कभी ऐसा है कि वॉल्यूम दिखा देता है और सेटअप ऊपर पे चला जाता है. नहीं तो आप एग्जांपल बताओ. ऐसा कभी कभी नहीं होता. आपको हर एक चीज़ नोट करनी चाहिए, कौन सा डेट है वो सेटअप बताओ. कोई भी 10 सेटअप आप लोगे,
कोई भी आप सेटअप लोगे 10 बार 2 बार फेल होनी ही होने, राइट। ये मार्केट का रूल होता है। 100% नहीं मिलेगी, बट हमें एम करना है कि हमारी 70-80% के ऊपर एक्यूरेसी रहनी चाहिए। दैट इज़ आवर मेन एम, राइट। तो ये जो सेटअप है इसमें हमें मिनिमम टू मिनिमम 70% एक्यूरेसी मिल ही जाती है। अब कोई भी स्टॉक कंसिस्टेंटली आप उसको ट्रेड करो दे देता है, क्योंकि इंडेक्स ही अगर 75% प्लस एक्यूरेसी देता है तो उसके स्टॉक्स तो डेफिनेटली उससे उतना देंगे ही देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ही वो फॉलो करेंगे, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि बैंक निफ्टी गिर रहा है और HDFC बैंक ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऐसा तो आपको कभी नहीं मिलने वाला है, राइट। और आज का भी आप देखोगे तो निफ्टी ने भी जब WRC देखो वॉल्यूम दिख रही है, आप देखो कभी भी वॉल्यूम रहता है ना तो आपको एक दिखता है कि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर एंटर किया है। आज का देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो, आपको बिल्कुल भी तो मैंने देखा था कुछ भी आपको मतलब डाउट ही नहीं। जब तो मूव देखो ना फिर आप, है ना, उसका 1.5% मतलब यहाँ से उसने 5950 से अगर हम देखें वहाँ पे, राइट। और सेटअप इसका बहुत क्लियर था निफ्टी का कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो यहाँ से आप देखो 250 पॉइंट मूव हो गया, मतलब PDS तक ही आ गया जो फाइनल टारगेट होता है उसके आसपास। अब वो भी आ जाता PDS तक एग्जैक्ट, बट मार्केट का टाइम ही खत्म हो गया था, राइट। सर ये मुझे एग्जिट कहाँ करना है, इसमें मुझे डाउट है। एग्जिट आपको सिंपल बताया है कि 5 मिनट स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। टारगेट 1 जैसे इसका टारगेट 1 जो था, राइट, आपका टारगेट 1 है, सिंपल है। PDL हमेशा किसी भी सेटअप में टारगेट 1 होता है, राइट। अगर आपको टारगेट 1 बहुत पास में है तो आपको एग्जिट आप करने के बजाय 5 मिनट स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और उसके बाद टारगेट 2 उसका ये है, जैसे ही टारगेट 2 अगर हिट होता है टारगेट 1 के नीचे आपको एसेट डाल देना है। उसके बाद टारगेट 2 के बाद ये वाला जोन फिर टारगेट 3 था जो उसने हिट कर दिया। तो अल्टीमेटली जब ट्रेंडिंग मूव आता है तो मार्केट आपका टारगेट, अगर टारगेट 2 आपका हिट हो गया मतलब मार्केट वो ट्रेंडिंग हो गया है। वो टारगेट 1 मतलब साइडवेज मार्केट में भी आपका हिट हो जाएगा, राइट। तो उस तरीके से आपका कैसे, अगर आपको लग रहा है टारगेट 1 बहुत ही पास में है, राइट, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो कि एक बार टारगेट 1 हिट हो गया फिर मार्केट इस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए। ये जो रेंज का हाई है, क्योंकि हमने बाई किया है, इसके अंदर अगर सेलर ने नीचे पुश कर दिया मतलब वो ट्रैप, वो मूव मतलब एक फेक मूव दिया है उसने, वो अभी रेडी नहीं है जाने के लिए, राइट। तो उसमें आपको उस तरीके से करना, आपको वहाँ पे थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस अलाइन करना पड़ता है। पूरा डिटरमाइन करता है, अगर टारगेट 1 में काफ़ी अच्छा स्पेस है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहता है, आराम से आपको बस वो मिल ही जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी ये जो निफ्टी ने यहाँ पे एक तरीके से ये वाला जो बेस बिल्डिंग है जो ब्रेक डाउन किया, राइट। अभी आपको पता है टारगेट 1 आपका यहाँ तक एक अच्छा खासा स्पेस है, आपको उतना तो मिल ही जाएगा। अब इसने उसको ब्रेक डाउन किया तो आपको पता है कि यहाँ तक तो आपके पास कुछ है ही नहीं, मतलब ये लेवल तक। तो जब मार्केट में स्पेसेस बड़े होते हैं वो मूवमेंट भी उतना स्मूथ करता है। आज भी उसके पास स्पेस था, तो जैसे ही PDL ब्रेक किया एक ही कैंडल में और टारगेट 1 2 पे आ गया, क्योंकि उसके पास उतना जगह थी वहाँ पे मूवमेंट के लिए, ठीक है। और ऊपर से वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम से निकला वो, तो वो दिख रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर ही आया है वहाँ पे। तो डेफिनेटली अगर वो टारगेट 1 के ऊपर मार्केट अगर जा रहा है तो वो एकदम कॉन्फिडेंटली वहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यस, अभी सिदाना जी यू कैन अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जैसे कि आज का ये निफ्टी वाले में सर आप इसका एफिशिएंसी चेक करना सर इसका। हाँ हाँ बोलिए। सर अभी हमको यहाँ पे कंफर्मेशन है कि हमारे पास WRC बन चुकी है कैंडल में 15 मिनट के कैंडल में, तो हमने इसको उठा लिया। सर एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक लोअर हाई था। करेक्ट एग्जैक्टली। तो मेरा डाउट एग्जैक्टली है वो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे है बराबर। जैसे सर इसके स्टार्टिंग में हमारे पास एक लोअर हाई था, तो सर मैंने वॉल्यूम देख ली, WRC देख ली, मेरे पास दो कंफर्मेशन को भी ट्रेड में एंटर करनी है। यस सर मैं क्या जैसे आपने अभी बोला जैसे रेड से ब्लू में चेंज हुई थी तो वो हमारा एक सेकंड लोअर हाई बनता है। करेक्ट सर अभी मेरा मतलब मेन यहाँ पे था, जैसे आपने बोला था कि हमेशा ट्रेडर जो फंसते हैं वो सीधे ऐसे फंसते हैं कि अब डाउन ट्रेंड से सीधे अप ट्रेंड को चेंज हो गया सर। बराबर। मैं यहाँ पे वेट करता रहा देखने के लिए
सर पहले बात तो मेरे को ये बताओ कि जैसे फर्स्ट कैंडल के बाद एक ग्रीन बन गया है, वही हमारा लोअर हाई है कि जैसे मेरे को 3 कैंडल तक वेट करना पड़ेगा? कितनी कैंडल तक वेट करना पड़ेगा एक लोअर हाई बनाने के लिए? नहीं, लोअर हाई कैसे नहीं, आपका कलर चेंज हो रहा है तो लोअर हाई बन गया ना वो। जैसे तो लोअर हाई आपका बन ये गया। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये एक लोअर हाई, ये एक इसी जोन पे वो 2 बार लोअर हाई बना दिया, तो उसको हम जोन बोलते हैं प्राइस एक्शन में। मतलब एक ही लेवल पे मल्टीपल रिजेक्शन करता है तो वो जोन बन जाता है, लेवल नहीं रहती वो, राइट। जैसे ये भी जोन हो गया। जोन्स हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस हाई रहता है किसी भी एक कंपेयर टू एक सिंगल बार रिजेक्शन ले रहा है उसके कंपैरिजन में, राइट। तो अभी कैसा है कि मार्केट एक तरीके से लोअर हाई में तो चल ही रहा है, बिल्कुल भी आपकी भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जब इसने यहाँ पे एक तरीके से हम निफ्टी का भी चार्ट ओपन कर लेते हैं, राइट। तो एक तरीके से आपने देखा है कि मार्केट जब REBB दिया था तो लोअर हाई में था 15 मिनट में, करेक्ट, राइट। तो यस, बट सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेस भी एक रहता है ट्रेडिंग में। अगर यहाँ पे लोअर हाई के आसपास ही सब एकदम गुच्छा बना रहता, राइट, तो वो आपके लिए जोन बन जाता, उसका पूरा ब्रेकआउट आपके लिए फिर वेट करना पड़ता। यहाँ पे क्या है, जब इसने REBB सेटअप दिया, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया, तो बायर के पास ये नेक्स्ट लोअर हाई यहाँ पे है ना, उसके पास यहाँ तक स्पेस है ना ट्रेड को राइड करने के लिए। तो इसीलिए ये जो ट्रेड है ये आपको एक तरीके से बिफोर स्ट्रक्चर ब्रेक, ये वाला जो ट्रेड है, राइट, तो REBB का सेटअप है, बिफोर स्ट्रक्चर ब्रेक आपको वहाँ पे एक तरीके से प्राइस ने बताया है कि यहाँ पे एक तरीके से वीकनेस आने के बाद मैंने WRC से ब्रेकआउट किया है। अगर मैं ट्रेंड ब्रेक भी नहीं करता, समझ लो लोअर हाई ब्रेक भी नहीं करता, है ना, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाता, वो हमारा टारगेट रहता। हम सिर्फ डाउन ट्रेंड में एक रिवर्सल प्ले कर रहे हैं शॉर्ट टर्म। अगर वो उसके बाद इसको ब्रेक कर पा रहा है तो फिर वो तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, राइट, जो उसने बाद में किया। तो यहाँ पे कैसा है, पूरा स्पेस, जैसे हमने 3 सीखे हैं ना, स्ट्रक्चर, स्पेस, आपने 3 कंसेप्ट सीखे हैं, स्ट्रक्चर, स्पेस और वॉल्यूम, राइट। अब जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताते हैं मार्केट कौन से ट्रेंड में। अब जब निफ्टी बाय सेटअप दिया था तब मार्केट था डाउन ट्रेंड में 15 मिनट में, करेक्ट। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोअर हाइज जो थे उसमें, उसके बीच में स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा था, 150 पॉइंट का स्पेस था, जो कि इंट्राडे के लिए काफ़ी हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ये 120 130 पॉइंट का स्पेस था, जो कि काफ़ी इंट्राडे के लिए सफिशिएंट है ना। 100 पॉइंट भी हम निफ्टी में अगर कैच कर रहे हो, बहुत बढ़िया है वो। तो हम उसके लिए खेल रहे थे, उससे ज़्यादा मार्केट ने दिया वो बोनस, राइट, तो वो उसके लिए था। और आपका जनरली अगर यहाँ पे यस वो, अब जैसे ये केस अब देखो, है ना, ये वाला सिनेरियो, दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ और REBB भी दिया, ये डेफिनेटली आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर और स्पेस दोनों आपके फेवर में है, तो मार्केट मूवमेंट भी आपको सिंक में देगा और अच्छी खासी फास्ट दे सकता है, क्योंकि उसके बाद सीधा उसको यहाँ तक स्पेस है ना, कुछ है ही नहीं बीच में, बैरिकेड ही नहीं है, राइट। तो ये जो है दोनों ट्रेड में डिफरेंस क्या है कि इस ट्रेड में स्ट्रक्चर का रिवर्स नहीं हुआ था, बट स्पेस ट्रेड में काफ़ी थी, तो उसके लिए हमने वहाँ पे लिया और बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है मार्केट में। जो WRC जिसने बेस तोड़ा है, अब उसका वॉल्यूम आपको तो हमने देखा ही है, उसका वॉल्यूम मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे था वो, जब उसने ब्रेकआउट दिया, देखो ना, राइट, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे। तो ये कोई छोटा मोटा बायर तो नहीं है, मतलब अब स्पेस भी है हमारे पास ट्रेड में, भले ही मार्केट लोअर हाई में, बट हम सिर्फ उस लोअर हाई के तक खेल रहे। तो अब मार्केट ने क्या किया, जैसी नेक्स्ट कैंडल बनी वो लोअर हाई यहाँ पे मोर और लेस इतनी अच्छी कैंडल से ब्रेक ही कर दिया, फिर हमारे लिए ओपन हो गया, हम फिर ये टारगेट के लिए ओपन कर रहे हैं जो नेक्स्ट उसका स्पेस है, जो उसने अचीव कर लिया वहाँ पे लास्ट में, राइट। तो उसमें कैसा है कि अगर स्ट्रक्चर और स्पेस दोनों आपके फेवर में है तो वो तो ट्रेड तो उसको छोड़ना नहीं है, वो आपके लिए मतलब सबसे ज़बरदस्त ट्रेड है। अब अगर स्ट्रक्चर आपके अगेंस्ट है बट स्पेस है ट्रेड में, तो आप वो ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में कि अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए, और जब ब्रेकआउट करेगा तब आपको वॉल्यूम बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट, 15 मिनट्स में। तो ये सिर्फ उसके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स तो करेगा ही ना, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ब्रेक ही करेगा, राइट। ये एक तरीके से थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री हो जाती है बिफोर स्ट्रक्चर ब्रेक, बट लॉजिकल एंट्री है, सिस्टम के अंदर है, क्योंकि रिस्क भी कम है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है, राइट।
कंपैरेटिवली। सर, हाँ अभी मेरे को इसमें वही सर लोअर हाई में मेरे को कैंडल्स तो नहीं गिनने बैठना अभी नहीं नहीं, थोड़ी कोई देर गिनना में नहीं, जाके lower high। कोई गिनना नहीं, इतना ये सब इतना अगर कॉम्प्लिकेट नहीं रेड करना से है। ब्लू हाँ जी रेड से ब्लू चेंज होगी तो मेरा एक लोअर हाई या हायर लो बन गया तो लोअर हाँ, हाई रेड ही बना रेड से आपका जो लोअर हाई अगर बनता है तो लोअर हाई में आपका जो कलर्स चेंज होता है तो वो आपका रेड में नीचे आएगा, फिर ग्रीन और रेड, तो RGR बस ये बन गया आपका, ये हो गया। अगर वहाँ पे मल्टीपल लोअर हाइज बन रहे हैं तो वो आपका हो गया एक जोन, राइट। अब यस जब भी ये जोन बनता है मार्केट ने पूरे उसको तोड़ना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल बैंक निफ्टी का आज का एग्जांपल है ना, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है बैंक निफ्टी का। जैसे आज का हम बैंक निफ्टी का अगर एग्जांपल देखेंगे, अभी आपको पीछे जाना, ये पूरे मई में इस जोन जहाँ पे आप देखो इतना परेशान किया है इसने पूरे मई में, 6 मई से आज मतलब 26 में 20 दिन ये बेचारा तोड़ ही नहीं पाया, कम से कम 10-11 बार आया वहाँ पे इंडेक्स, 10-11 बार आया। और आज जब ब्रेक किया उसका वॉल्यूम देखो। तो क्या वॉल्यूम था आज हाँ, तो अभी क्या है कि निफ्टी भी आया ऊपर, उसने भी आया, और सबसे मेन चीज़ उसको जो सबसे बड़ा स्टॉक है उसका HDFC बैंक, ICICI बैंक, वो दोनों सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर आप एक तरीके से आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है कि यस अब ये ट्रैप कर चुका है, क्योंकि इसने सब यहाँ पे जो भी कॉल शॉर्टर्स थे सबको एक तरीके से बनाने दिया पोजीशन, और फिर उसके बाद सडनली अभी एग्रेसिवली वहाँ पे एक मूव क्रिएट करा। बट एक डोमिनेंस देखो, जब ये कोई ऐसा लेवल ब्रेक होता है, कोई ऐसा बड़ा जोन ब्रेक होता है मार्केट में, जो बंदा जो भी ब्रेक करता है वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है, मतलब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ही कर पाएगा ऐसे जोन को ब्रेक, उसने किया है। और उसके बाद ही मार्केट में एक चालू, अब उसके लिए ओपन है ये गैप फिलिंग वाला एरिया जो था वो उसने कर दिया आज, फिर गैप फिल कर दी, राइट। अब उसके बाद जो चीज़ है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो आप नेक्स्ट लेवल पे आ गया। अब ये लेवल भी इंपॉर्टेंट था उसके बाद, यू कैन सी राइट, यहाँ पे पहले से भी वो उठा था, ये अपना डिमांड एरिया था। अब इसके ऊपर अभी जाना है उसे, तो वापस थोड़ा सा बेस बिल्ड करके अगर ये ब्रेक कर रहा है तो उसके ऊपर भी उसको अच्छा खासा स्पेस है यहाँ तक। तो कैसे लेवल बाय लेवल वो जाएगा, अगर नहीं उसको जाना है तो यहीं पे वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा हायर लो बस। भूषण जी, हाँ यहाँ पे कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग मतलब चार्ट वगैरह इनिशियली कहाँ देखने हैं। तो आपको ठीक है। चार्टिंग के लिए फायर सिक्योरिटी एक मतलब ब्रोकर है, तो वहाँ पे जैसे ये ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट आते हैं तो इन्हीं के साथ उनका टाई अप है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू एक पेड वर्जन है, यहाँ पे आपको मिनिमम 500-700 हजार रुपए का प्लान पर मंथ का लेना पड़ेगा। वहां पे फायर सिक्योरिटीज में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ही अकाउंट है। एटलीस्ट चार्ट देखने के लिए वो अकाउंट यूज करोगे तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज उनके चार्ट्स काफी रिलायबल है, आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, लाइट वेट चार्ट है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है टू ओपन द फायर्स अकाउंट, तो आज रात 10 बजे तक अभी एक लिंक मैंने आपको गेम चेंजर कम्युनिटी में शेयर की है, तो अभी ओपन करिए अपना टेलीग्राम ग्रुप, उसमें एक लिंक है मैंने दी हुई, वो लिंक पे आपको क्लिक करना है और अपना डिटेल्स फिल करना है। कल ही फायर्स की तरफ से आपको कॉल आएगा, उन्हें रिस्पॉन्ड करिए प्रॉपर तरीके से, आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होगा, उन्हें 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। कोई 1 रुपया मांगे मुझे कॉल करिए, राइट, वी डोंट वांट टू गिव एनी सिंगल रुपीज टू देम, सो बी फास्ट, जल्द से जल्द मुझे वहां पे रिस्पॉन्स दीजिए, सो दैट आपका अकाउंट मैं वहां पे प्रोसेस करवा सकूं, राइट। लिंक ओपन है आपके टेलीग्राम ग्रुप में दी गई, जल्द से जल्द करिएगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, क्लियर है सबको? चलिए, मुझे अभी जल्द से जल्द रिस्पॉन्स चाहिए वो लिंक पे। यस यस हाँ। हाँ, अच्छा, आवाज़ आ रही है क्या? मैं इस पर कम था, मैं Yes, कि हाँ अभी आ रही हाँ। है, yes. तो अभी चार्टिंग जो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स है तो ये उसका टाइप्स है, फायर्स और जीरो था, अभी 2 ब्रोकर्स है। बाकी इनके जो चार्ट्स मतलब जो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स है ग्लोबली मार्केट लीडर है वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म में, तो इनके रियल टाइम काफ़ी अच्छे होते हैं चार्ट्स, तो आप ट्रेड कहीं से भी करो, राइट। बट चार्टिंग के लिए एटलीस्ट आप जीरोदा देता है ट्रेडिंग व्यू का, और फायर्स देता है। जीरोदा का बस प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बहुत बार डेटा गलत आ जाता है, बिकॉज उसके सर्वर पे लोड काफ़ी है, तो बहुत बार उसके जो विक्स होते हैं, जो ओपनिंग कैंडल के विक्स होते हैं, या बीच में जो वोलेटिलिटी आती है कैंडल्स के हाई होते हैं,
काफ़ी बार ज़ीरोधा में वो गलत मिल जाता है, राइट। तो इसमें कैसा है कि ये थोड़े स्ट्रीमलाइंड है और फायर्स स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग व्यू के साथ उसका टाई अप है, मतलब ये फर्स्ट ब्रोकर था आई गेस इंडिया में। उसके बाद ज़ीरोधा वगैरह बाद में आई है सर, राइट। तो हम लोग तो चार्टिंग मतलब यहीं पे यूज़ करते हैं, तो इट्स अप टू यू, राइट। एटलीस्ट अगर आप ट्रेडिंग कहीं से भी करो, चार्ट्स के लिए यू कैन यूज़, दैट विल हेल्प यू टू। और ये ऐसे 4 चार्ट्स लगाना, ये सब लगाना, 4 लगाओ, 8 लगाओ, 10 लगाओ, जितना लगाना है सब एकदम अपने को फ्री में मिल रहा है, तो क्या टेंशन है, राइट। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट इस पे जाते हैं। ओम अंकित जी है। यस अंकित जी प्लीज़। यस सर। हाँ सर आज जो एचडीएफसी बैंक में जो सेटअप बना था, हाँ हाँ। उसके अंदर बेस बिल्डिंग हुई नहीं सर, आरईबीबी का हुआ ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, आप बताइए हुआ कि नहीं? आरईबीबी के क्या क्या रूल्स होते हैं? सर ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी है सर, इसको हम काउंट करेंगे? बिल्कुल छोटी कैंडल्स बनी है ना वो, राइट। और बहुत छोटी कैंडल्स है, वॉल्यूम डिप हुआ है, राइट। 4 मिनिमम चाहिए, उसके बाद वॉल्यूम डिप हुआ है, सब कंडीशन है, पीडीएच के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओनली यहाँ पे एक है, डब्ल्यूआरसी नहीं बनी है आपको यहाँ पे, वो आप बोल सकते हो। हाँ, वो सिनेरियो सेटिस्फाई नहीं किया उसने। और जब डब्ल्यूआरसी बनी तब तक बहुत लेट बनी वो, ठीक है। तो वो चीज़ आई विल एक्सेप्ट, है ना। डब्ल्यूआरसी रेट तो कभी कभी किसी सेटअप में होता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऐसा है कि बहुत बड़ा हैवी वेट है, और डब्ल्यूआरसी में नहीं तब तक 1.5% रिस्क था, तो हमारे रिस्क के बाहर हो गया था। तो इसीलिए जो हमारा है, हमें मल्टीपल देखना पड़ता है। आईसीआईसीआई बैंक देखो, बराबर ये आ गया ना, फिर बराबर हमारे रूल्स के अंदर, बराबर पीडीएच के आसपास बेस बिल्डिंग, इसका डब्ल्यूआरसी देखो बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल वॉल्यूम। अब ये देखो, ये क्या है, फेक मूव, इंडेक्स नहीं गिर रहा था, ये अकेला जाके आया, राइट। ऐसे फेक मूव्स आपको अवॉइड करना है। सेक्टर सपोर्ट अगर नहीं कर रहा है, या एक तरीके से बाकी का चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली नहीं दिख रही, ये देखो सेक्टर साइडवेज था, कुछ भी नहीं कर रहा था, और आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे क्या किया है, नीचे उसने ब्रेकडाउन दिया है, और सेक्टर ने एक्चुअली लो भी नहीं तोड़ा था तब, डे लो, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला कैंडल 1215। तो ये एक तरीके से आपको, इसीलिए इंट्राडे में स्टॉक और सेक्टर का कोरिलेशन का ये इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, कि ये अगर आपको एक तरीके से, जस्ट अ मिनट, ये अगर आपको एक तरीके से इफ़ यू आर इग्नोरिंग इट, तो आप मार्केट के फेक ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सर सेकंड क्वेश्चन है सर, वो क्रिटिकल जोन जो आप लिख कर देते हैं सर, वो क्या होता है सर? अच्छा, क्रिटिकल जोन जो है, क्रिटिकल जोन एक्चुअली वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन में हमारा कवर होता है। तो वो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप है, जो फर्स्ट 5 मिनट्स का सेटअप है। वो एक्चुअली एक तरीके से उसमें कैसा रहता है कि कन्फ्लुएंस होता है मल्टीपल टाइम्स, वो स्टॉक्स पहले ही सिलेक्ट हो जाते हैं एक दिन पहले, और उसमें 5 मिनट में ट्रेडिंग होती है, 15 मिनट में नहीं होती है। वो मोमेंटम बेस्ड सेटअप होते हैं एक्चुअली, वो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं कराते। पहले आप ये एक बार आपको ये सेटअप्स थोड़े आप पैसा बनाना स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद देन यू गाइस कैन उसमें आप वो चीज़ें कर सकते हो बाद में, राइट। तो वो मोमेंटम बेस्ड सेटअप होता है, और उसमें कन्फ्लुएंस होता है जोन्स का अक्रॉस मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। उसके बाद वो स्टॉक्स सिलेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन अ सर्टन ट्रेड, और उसको नेक्स्ट डे ट्रेड किया जाता है। तो वो एक्चुअली कंप्लीट ट्रांजैक्शन में ही कवर करते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर बाकी के कंसेप्ट जैसे एग्जॉशन हो गया और स्टॉक सिलेक्शन के कंसेप्ट हो गए, वो हम कवर करते हैं, राइट। यहाँ पे जो है आरईबीबी और अपने ट्रैप वाले सेटअप है, ये गेम चेंजर में ये 2 सेटअप कवर्ड होते हैं। प्रोजेक्शन में एग्जॉशन जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, और क्रिटिकल जोन, ये जो एडवांस के 2 कंसेप्ट है वो वहाँ पे कवर होते हैं, राइट। तो वो हम लोग वहीं पे सिखाते हैं, क्योंकि उसमें कैसा है कि थोड़ा सा वो ट्रेड करने के लिए प्रैक्टिस काफ़ी लगती है। तो वो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हम लोगों ने 25% गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में 25% प्राइस एक्शन हमने यहाँ पे कवर किया है। और ये 25% प्राइस एक्शन आप कहीं पे भी जाओ, मतलब 10, 15, 20,000, 50,000 का भी कोर्स लो, तो उससे कई गुना, कई मल्टीपल टाइम्स ये प्राइस एक्शन जो गेम चेंजर में इटसेल्फ कवर है, वो काफी हायर है,
राइट। और जो लोग मतलब वेरी सीरियस अबाउट ट्रेडिंग कि हाँ मुझे ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट इनकम बनाना है, प्लस मुझे एक ऐसा मेंटर चाहिए कि जो मुझे मतलब मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ कहाँ सही कर रहा हूँ, एक कंटिन्यूअस फीडबैक सिस्टम जिन लोगों को चाहिए, तो वो लोगों के लिए कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जहां पे हम इन डेप्थ नॉलेज प्राइस एक्शन का आपको देते हैं, 100% नॉलेज प्राइस एक्शन का देते हैं, और आपको प्रॉफिटेबल बना के वहां पे हम छोड़ते हैं, राइट। और एक कंसिस्टेंट रहता है, मतलब आपका हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बंदे को पर्सनली टाइम दिया जाए, उसका नेचर, उसका साइकोलॉजी, उसकी सारी चीजें समझी जाए, इतना यहाँ पॉसिबल नहीं है। बट वहां पे वी फोकस ऑन पर्सनली, हम लोगों से आप कभी भी जुड़ सकते हो, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। सीनियर ट्रेडर्स भी कम्युनिटी के, वो भी आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से वो, क्योंकि एक प्रोसेस हमने बनाया है, डॉक्टर बनने का जैसे प्रोसेस है, इंजीनियर बनने का जैसे प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस एक ट्रेडर बनने का है। और वो प्रोसेस वी हैव डेवलप इनटू अवर कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, जो हम वहां पे आपको देते हैं। यू नीड टू बिकम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसका आउटकम है आपकी इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, और राइट टाइम में राइट डिसीजन लेने की आपकी कैपेबिलिटी हम वहां पे बढ़ाते हैं, राइट। तो जो सीरियस है, सिंसियर है, जिनको हाँ कि सर मुझे एक अच्छा करना है, ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनाना है, मार्केट की कंडीशंस कोई भी हो। अभी जैसे भूषण जी का है कि 10 टाइम प्राइस, जो फायर्स का चैलेंज है, 10 टाइम उन्होंने जीता है, मतलब लास्ट 1.5 साल से ज्यादा, 1.5+ ईयर्स से ज्यादा ये बंदा यदि पैसा मार्केट से कमा रहा है, क्योंकि लास्ट 1.5 साल में मार्केट काफी वोलेटाइल हुआ है, अच्छे अच्छे लोग मार्केट से बाहर पड़े हैं, राइट, बाहर हो गए अच्छे अच्छे लोग। और ये बंदा उतने खराब मार्केट में, उतने मतलब मार्केट के अंदर यदि पैसा बना रहा है कंटिन्यूअसली, इट मींस कुछ तो भी स्पेशल वहां पे है, राइट। और ये स्पेशल, ये सारी चीजें जो हम जिस चीजों का यूज करके ओवर द 10+ ईयर्स हम लोगों को इसका एक्सपीरियंस हुआ है, तो 10+ ईयर्स में हमने जो चीजें महसूस की है, जो चीजें हम खुद यूज करते हैं टू मेक द प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, वो सारी चीजें हम कंप्लीट प्राइस एक्शन में कवर करते हैं, आपसे करवा कर भी लेते हैं, राइट। तो बिल्कुल वहां पे आप आ सकते हो, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ द फोर्सिंग एंड ऑल। अंदर से चाहिए हो कि हाँ मुझे करना है, मुझे बनना है, और ये लोग यदि पैसा बना रहे तो मुझे भी मार्केट से ये पैसा उसमें बनाना मेन रहता है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस Yes. करवाते हैं काफ़ी सारी, तो सर अल्टीमेटली सीरियस है बस वो, सर सीरियस तो बहुत है इसको करने के लिए। हाँ, बट बस उस वही है कि एक साइड में एक बार ये इनकम जनरेट होना चालू कर नहीं, दे बिल्कुल तो बिल्कुल वो करो भी- ना। आप अभी सिर्फ आरईबी पे फोकस करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं इनकम जनरेशन के लिए। अल्टीमेटली 2 इंडेक्स और 5 स्टॉक ले लीजिए, बहुत है उतना। बट उसमें ऐसा नहीं करना है कि एक दिन लेना है एक दिन नहीं, ट्रेड आपको कंसिस्टेंटली करना है। सेटअप मिल रहा है, ट्रेड करना है, सेक्टर को देखना है। बहुत बार लोग सेक्टर नहीं देखते। जैसे अगर आज मेरे को एक सिंपल, मुझे गेम चेंजर से भी आज 2-3 लोगों के मैसेज है, हमने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, ये सेल ट्रेड फेल हो गया, आप सेटअप तो चला नहीं। मैंने बोला कि सेक्टर देखा गया, तो वहाँ पे अब उसमें जब क्लियरली कंसेप्ट में मेंशन्ड है सेक्टर देखना है, सेक्टर सिंक में नहीं था, ICICI बैंक अकेला गया, बैंक निफ्टी डेलो भी नहीं ब्रेक कर रहा है, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका हर चीज़ जब जब ऊपरवर्ड ब्रेकआउट हुआ तो बैंक निफ्टी ने भी दिया और ये भी गया साथ में, तो फिर मूव मिला आप उस डायरेक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप्स फिल्टर करने रहते हैं, एंड हमें कम ट्रेड करना है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनाना है, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू ट्रेड, या आप कितना रोज़ एक तरीके से क्वांटिटी कितना ट्रेड कर रहे हो, राइट। बिकॉज अगर आप गलत ट्रेड कर रहे हो बट इफ यू आर ट्रेडिंग बिग क्वांटिटी, आपका कैपिटल बस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, राइट। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स तो कंप्लीट प्राइस एक्शन में भी फर्स्ट 1-2 महीना हम लोग REB भी कराते हैं, और उसके बाद जो है ऑप्शंस में जिनको ट्रेड करना रहता है उनको सिर्फ डेबिट या क्रेडिट सिस्टम्स ट्रेड कराते हैं। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आप अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये सेटअप से तो पैसे बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू अंकित जी। ओके सर, थैंक यू। यस ओमकार जी, प्लीज़। हेलो हाँ हाँ सर, मेरा डाउट ना आरईबी पे। हाँ हाँ, बोलिए।
आईबीबी का साइकोलॉजी और उसका जो मतलब है वो सब समझ में आ गया। लेकिन सर कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि 15 मिनट के साथ में एक आईबीबी सेटअप मिल जाता है, बट जैसे ही वो ब्रेकआउट कैंडल होती है उसके ठीक बाद जो मार्केट है वो फिर से एक रेंज में चला जाता है और फिर से एक ब्रेकआउट मिलता है, मतलब एक और आरबीबी मिलता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं, पहला ही हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है वो हमेशा, और उसके बाद आपका आरबीबी फेल हो रहा है तो वो सेक्टर अगर आपने देखा है तो वो बहुत कम हो जाएंगे। आपने एग्जांपल बताइए कोई जो देखा है। निफ्टी का 18 ऑफ दिस मंथ 18 निफ्टी का 18 तारीख का। हाँ बताइए। यहाँ पे आपको आरबीबी जो मिला है ये बोला आपने डाउन साइड, करेक्ट, राइट? हाँ यस। अब इसका जो है ये टारगेट वन, यही वाला एरिया ना दिख रहा है आपको मार्केट, यहाँ पे 2 बार हाँ तो टारगेट वन हिट कर दिया उसने। उसके बाद जैसे ही आपका टारगेट वन हिट हो गया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉस्ट पे डाल दो क्वांटिटी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हो या नए हो, आपको नहीं प्रॉफिट देना ही नहीं है, तो ये कॉस्ट पे आके आपका हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर या तो रेंज के ऊपर रखो, रेंज के ऊपर जाएगा तो आपका रिमेनिंग हिट हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे जितना कमाया यहाँ पे उतना गवाया, अल्टीमेटली नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर आप एग्रेसिव हो, कंजर्वेटिव हो, तो टारगेट वन में आपने जितना बुक किया, रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेल की, तो यू स्टिल हैव एग्जिटेड इन प्रॉफिट। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज होता है, ये मैंने एवरी डाउट सॉल्विंग में आई रिपीटेड एवरी टाइम, मार्केट अगर साइडवेज होता है वो टारगेट वन के नीचे नहीं जाएगा। ये क्या है, पूरा साइडवेज मार्केट है ना, राइट? इज दिस अ ट्रेंडिंग मार्केट? नो। जहाँ पे एंड हुआ लास्ट डे उसी के आसपास एंड हुआ, वो पूरा गाँव घूम के आया ऊपर नीचे, वो मैटर नहीं करता। व्हाट इज़ अ ट्रेंडिंग मार्केट? ट्रेंडिंग मार्केट सिंपल है कि मार्केट लास्ट डे जहाँ से एंड हुआ है और आज का जो क्लोजिंग है उसमें अच्छा खासा गैप है, तभी तो ट्रेंड किया है ना उसने, राइट? नहीं तो फिर एक तरीके से अगर ये मार्केट आप एक तरीके से देखोगे, ये वाला और ये, दिस इज़ नॉट अ ट्रेंडिंग, ये बस जाके पूरा घूम के वहाँ पे आ गया, तो ये आपको बस एक रिवर्सल सेटअप इस ट्रेड्स में मिल रहा है, जो कि उसने आरबीबी ब्रेकआउट किया वहाँ पे। तो अगर आपका टारगेट वन मतलब एक साइडवेज मार्केट रहेगा तो वो टारगेट वन के नीचे रेयरली जाएगा। और ये लोग बहुत गलती करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। क्या गलती करते हैं? उनको लग रहा है ये कैंडल बहुत अच्छी मिली इस बार, तो मार्केट अब ये बस टूटना चाहिए और ये इसके नीचे जाएगा, वो टूटेगा, बट शायद क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो, इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि वो उसी दिन टूटना चाहिए। नेक्स्ट डे देखिए सीधा गैप डाउन से वो वहाँ पे आ गया। तो हमें उस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट आपका सही करना है। अगर ये टारगेट वन है, इसीलिए मैं अभी बोलता हूँ कि जो नए लोग हैं उनको टारगेट वन पे जैसे हिट हो रहा है 70 to 80% बुक करो। उसका रीज़न ये है कि पहले अभी आपको हमें अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कूल डाउन कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी पैसा बनाने से बेटर है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स और नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे इंप्रूव करना है। सो आपने ये 20-30 ट्रेड्स पे कर लिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स भी हो रहा है, सीधा कॉस्ट पे डाल दो। अब क्या होगा कि 20-30 ट्रेड्स जो भी आपने लिए हैं वो एक बार टारगेट वन हिट हो गया, उसमें आपको लॉस नहीं होगा, आपकी एक्यूरेसी 80-85% प्लस चली जाएगी। पोजीशन साइजिंग नहीं बढ़ाना है, लॉट्स नहीं बढ़ाने, कुछ नहीं बढ़ाना है तब तक, राइट? और अभी जो नेक्स्ट फिर आपका फेज़ आएगा ये आपका हो गया, फिर आप कुछ ट्रेड्स के लिए थोड़ा सा एग्रेसिवली खेल सकते हैं। जैसे अगर आपकी ये हो गए तो फर्स्ट टारगेट आ गया, सेकंड टारगेट रेंज के ऊपर आप ट्रेल करो। अगर रेंज के ऊपर आ रहा है, वो उल्टा वापस घूम के आ रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट इटसेल्फ इज़ कन्फ्यूज। अगर वो कन्फ्यूज्ड है तो वो नहीं जाएगा, बट अगर वो फेक मूव है, जैसे आज के केस में आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया था, तो वो रेंज को ऊपर ब्रेक करेगा, फिर ऊपर वो बहुत फास्ट भागने वाला, राइट? तो इसीलिए जो आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेड रिजेक्ट वहाँ पे किया था उसका रीज़न है। बट जब ये ऊपर गया, यहाँ पे सब फंसा चुका है। ये तो ट्रेड लेना नहीं, हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, क्योंकि सेक्टर का सपोर्ट नहीं है। बट जब उसने ऊपर किया तब सेक्टर भी सपोर्ट मिला, एंड ये वाला जो ट्रेड है ये फेक ब्रेकआउट हो गया, राइट? फेक ब्रेकआउट हो गया। उसका रीज़न भी यहाँ पे आप तरीके से अगर देखोगे तो उसका रीज़न भी देखोगे, जो रेंज के अंदर वॉल्यूम है और इसका जो ब्रेकडाउन का वॉल्यूम है वो कोई सेम ही है, ज़्यादा कोई एकदम बहुत कन्विक्शन से वो नहीं ब्रेक किया है। बट जब बड़े ट्रेंड्स आते, जब ये ट्रेंडिंग है, जब इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ से, राइट, तब आप वॉल्यूम देखोगे तो मोर ऑफ लेस उसका डे का सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम ही बन गया है वो, जब उसने ब्रेकआउट किया और फिर ये टॉप बन गया था। तो आपको वहाँ पे मूव उस डायरेक्शन में अच्छा खासा मिल रहा है। सेम सेटअप
जो कुछ दिन पहले मारुति और ICICI बैंक में भी आया, सॉरी मारुति और निफ्टी ऑटो, अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे, CNX ऑटो आपका, राइट, तो कहा गया था हाँ, अभी हम मारुति है अपना ये, ठीक है, तो मारुति का ये सेटर 23rd का 24, 23, हाँ, तो 23rd का देखो, राइट, तो 23rd में भी यहाँ पे जब मारुति ने यहाँ पे सेल सेटअप दिया था, एट द सेम टाइम उसी यहाँ पे आपका जो है वो भी आपका सेक्टर निकल गया था वहाँ से, तो एक तरीके से सपोर्ट कर रहा था। ऐसा नहीं हो रहा था कि सेक्टर ऊपर बैठा है, मारुति नीचे जा रहा है, सिंक में नहीं है। हाँ चलता है, सेक्टर में WRC नहीं बनी, वो नहीं बनी, चल जाता है थोड़ा बहुत, बट उसके डायरेक्शन में ही मूव मिल रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, तो आपको मिलेगा। अब ये जैसे इस तरीके से अगर नहीं जाना है मार्केट को, तो वो एक ही टाइम पास वहाँ पे करने लगा, राइट, और वहीं पे वो अपना कर लिया, बट वो आपको परेशान नहीं करेगा। 3:15 बजे उसने ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि सेक्टर का सपोर्ट था, इतनी जल्दी वो मूव्स फेल नहीं होते, राइट। सिमिलरली उसके एक दिन पहले भी यू कैन सी, राइट, यहाँ पे भी देखें, ये दो मारुति और ऑटो है, ऊपर वाला ऑटो है, नीचे वाला मारुति है, यू कैन सी जब ब्रेक डाउन किया सेल सेटअप, ऑटो ने भी ब्रेक डाउन किया। तो जो भी फर्स्ट टारगेट है इसका PDH के अराउंड फर्स्ट टारगेट था, ये लेवल दिख रहा है यहाँ पे, वो दे दिया उसने टारगेट 1। अब साइडवेज मार्केट है तो क्या होगा, मार्केट टारगेट 1 से ही रिवर्स होगा, मार्केट साइडवेज है। अब वहाँ पे एक तरीके से वो वही घूमते रहेगा और एक तरीके से नहीं जाना है उसको PDH के नीचे, तो वहीं पे आके रेंज के आसपास आके वो बंद हो जाएगा। अगर उसको ट्रेंड करना है, मतलब अभी क्योंकि ये रिवर्सल होगा ये, अगर तो PDH को ब्रेक करना पड़ेगा दोनों को, एक स्टॉक को भी और एक सेक्टर को भी, तब फिर ये बड़ा जो दूसरा जो हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे जैकपॉट जो है उसके बाद ही मिलेगा, बट वो जैकपॉट आपको हर ट्रेड में नहीं मिलेगा। समझ लीजिए आपने अगर 10 REBP के सेटअप लिए, उसमें से हो सकता है अगर 10 के 10 सक्सेसफुल हुए, आपके 5 to 6 सेटअप्स आपको टारगेट 1 से ही निकलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ओनली ट्रेंड्स फॉर 25 to max 30% ऑफ द टाइम, 70% मार्केट साइडवेज होता है, राइट, क्योंकि जब ट्रेंड होता है तो वो बहुत फास्ट 2-3% मूव हो जाता है। साइडवेज होता है तो फर्स्ट हाफ अप, सेकेंड हाफ डाउन, या आधा % मूव हो जाएगा पूरे दिन, तो मर के जाएगा वो। तो बाकी का जो आपको 5-6 ट्रेड्स रहेंगे, यहाँ पे ही आपको टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 जो है, 5-6 भी नहीं, आप 4-5 मैक्सिमम, तो आपको 60% ऑफ ट्रेड्स आपको टारगेट 1 में ही मिलने वाले। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग का रूल होता है। कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग में इसीलिए लोग फेल होते हैं, उनका नंबर 1 रीज़न रहता है कि वो हर एक ट्रेड को ये सोचते हैं कि ये ट्रेड तो मेरे को बहुत पैसा मिलना चाहिए, बट दैट इज़ वेयर मार्केट आपका डिसिप्लिन टेस्ट करता है, एंड मैक्सिमम पीपल इन एंटिसिपेशन ऑफ बिग प्रॉफिट्स डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं। और इंट्राडे में ये स्पेशली जब आप ट्रेड करते हो इन स्टॉक्स में, या जो भी आप इस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो, स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो हर दिन आपको मूव्स नहीं मिलने वाले, और जब मूव्स नहीं मिलने वाले तब आप छोटा प्रॉफिट से करो। हफ्ते में ये 3 दिन ऐसा रहेगा, बाकी के जो हफ्ते के 2 दिन रहेंगे वो ट्रेंड रहेगा, तब आपको टारगेट 2, टारगेट 3 मिलेंगे। दैट इज़ वेयर आप अच्छा पैसा तब वहाँ पे बनाओगे, राइट। सो इसलिए जो 70-80% बिगनर्स को बोला जाता है बुक करो टारगेट 1 में, उसका वही रीज़न है कि एक बार आपका ट्रेड ने पैसा दे दिया, आपको पहले पैसा लॉक करना है। फर्स्ट अपना कैपिटल थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपको इंक्रीज़ करना है, उसके बाद ये है। क्योंकि हमारे इस पर भी अब कैसे कुछ लोग रूल्स ब्रेक करते हैं, अभी कैसे कुछ लोगों ने अब क्या करते, 1 हफ्ता REBP करते हैं, राइट। उन्होंने किया है लेट से 10 क्वांटिटी से, सीधा फिर 1 हफ्ते बाद 1 लॉट में चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि आप 1 लॉट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपका माइंडसेट 10 क्वांटिटी से सीधा 1 लॉट में मूव करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अब उसमें समझ लो कोई आपने कंसेप्ट गलत पकड़ा, या आपको नहीं समझ में आया क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, तो वो 1 लॉट में जो लॉस है आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, अगेन आपका कॉन्फिडेंस डाउन। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ट्रेडिंग इट्स अ सिंसियर, इट्स अ सीरियस प्रोफेशन, कोई टाइम पास नहीं है अगर आपको पैसा बनाना है तो, राइट। बाकी तो मैक्सिमम जनता टाइम पास करनी ही आती है, तो वो आपके ऊपर है, आपको सिंसियरली लेना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर आपको बाकी सामान टाइम पास करना है तो फिर जैसी पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है, मतलब एक जुआ खेलने का जो माइंडसेट है उससे निकलना है, राइट। तो बस वही है। स्टॉक और सेक्टर देखो, वॉल्यूम देखो, सिंक में देखो,
बाकी उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बाकी सब सिंपल है। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है रिजेक्ट करो। आप सिर्फ महीने में 15 ट्रेड लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 15 ट्रेड्स में से ट्राई करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही निकले ट्रेड्स, राइट। अगर दो अलग टाइम फ्रेम, एक हायर टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम, अगर दोनों सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, नहीं आपको इंट्राडे है तो 15 मिनट आपके लिए सब कुछ है ना। आपको वन आवर आप उसको देखो, हर चीज़ में आप कंडीशंस डालोगे। आप बहुत बार क्या है, मार्केट अभी वीकली में डाउन ट्रेंड में ही है, राइट। अभी आप बोलोगे कि 1 आवर है तो यहाँ पे ये तो डाउन ट्रेंड में ही है, तो मैं तो उसको ऊपर जाके सेल करूँगा। वो मतलब कैसा है, फिर आप बायस बना रहे हो। वीकली में भी कहीं ना कहीं तो चेंज होगा ही ना, वो डाउन ट्रेंड थोड़ी हमेशा रहेगा, राइट। तो आपको वो चीज़ है कि टाइम फ्रेम्स, एक जो होता है एनालिसिस टाइम फ्रेम जो हमने सीखा है ना, इसमें जो सेकंड आपका टाइम फ्रेम है, ये सेकंड वाला ये पूरा एनालिसिस है। इसमें सिर्फ एनालिसिस करना, अच्छा ये है तो ये है। अगर हाँ वो आपके लिए अच्छा है कि अगर ये भी लोअर हाई ब्रेक कर रहा है आर्ली में, ये भी लोअर हाई अगर 15 मिनट ब्रेक करता है, तो वो तो जैकपॉट डबल बोनस हो गया, राइट। वो ट्रेड्स तो आपको फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये ट्रेड्स मतलब मुझे बड़े टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे ये मतलब अच्छा मूव दे सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बट अगर वो नहीं ब्रेक कर रहा है तो भी आपको पहले कभी भी 1 आवर में रिवर्सल के पहले 15 मिनट में ही आएगा ना रिवर्सल, राइट, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है रिलेटिवली। तो आपको इसी पे ही फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम इंट्राडे में कंसिडर करना ऑप्टिमल नहीं होता है, क्योंकि 1 घंटे जाएंगे तो 5-6 घंटे कैंडल्स ही मिलती है, राइट। तो आपको उतना वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है स्पेशली। तो 15 मिनट्स के ऊपर सिर्फ हम कुछ रेफ़र कर रहे हैं डेली 1 आवर, तो वो सिर्फ एक एनालिसिस, एक ग्लांस के लिए कि मार्केट कहाँ खड़ा है, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई लेवल है कि नहीं है, बस उसके लिए। बाकी जो एग्जीक्यूशन है और बाकी आपको जो स्ट्रक्चर रीडिंग है वो 15 मिनट में ही करनी है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो सर जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर रीडिंग जो है, हम लोग उसको सिर्फ इंट्राडे में ही अप्लाई करेंगे ना? जैसे अभी मान लीजिए TCS का एग्जांपल, करेक्ट, यस। TCS ने किसी को पहले ही 15 मिनट के कैंडल में, पिछले दिन के 15 मिनट में जो सेकंड में जो रेड कैंडल्स फॉर्म हुए थे, उसने ट्रेड किया था। तो ऐसे में हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि अभी जो TCS ने वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया है। नहीं, WRC नहीं बनाई ना, WRC कहाँ बनाई थी, ये तो ऐसी नॉर्मल में क्या डोजी बना के ऐसी पूरा ये टाइम पास कर रहा था पहले, राइट। अब उसमें वो भी है ना कि जब ब्रेक होता है, ये तो हेकेनाशी आप देखते हो, तो हेकेनाशी में आपको लोअर हाई, चलो हायर लो दिखेगा। अब हेकेनाशी में तो आपको ऐसे बहुत बड़ी कैंडल लग रही है क्योंकि वो गैप हुआ है। हेकेनाशी कैसा है, कंटिन्यूटी रहती है, बट आपको इसीलिए नॉर्मल कैंडलस्टिक में हमें एक्शन तो उसी में लेना है। अब पहले उसने क्या किया कि एक तरीके से पूरा बेस बिल्ड किया, बट वो ये हमारे REBB के अंदर नहीं आता है क्योंकि PDL PDH के बीच में हो रहा है ये, तो ये हम सेटअप कंसिडर नहीं करेंगे उसको, राइट। बट आपको एज अ स्ट्रक्चर ब्रेक पे लेना है तो डेफिनेटली स्टॉक और सेक्टर का कोरिलेशन दोनों साथ में आएगा, पहले का दिन 25 का लेकिन फर्स्ट 15 मिनट से बहुत अच्छा वो चलेगा। बट ये मेन उसने स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ किया, ये दोनों ने। उसके पहले कोई भी WRC नहीं है, कोई भी वॉल्यूम नहीं है, इसमें भी कोई भी वॉल्यूम नहीं है। कहाँ वॉल्यूम दिख रहा है आपको, एकदम लो का लो वॉल्यूम है। ये ग्रीन कैंडल जो बनाया थर्ड, हाँ कौन सा, अच्छा ये वाला है, आप 25 की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा मतलब 26 की बात कर रहे हो, 25 की आप बात कर रहे हो, तो 25 में तो मार्केट वैसे ही लोअर हाई में ऑलरेडी था, डाउन ट्रेंड में ही था वो, राइट। तो रिस्क ज़्यादा है ना, तो ये ट्रेड जो है वो आप 15 मिनट्स में, अगर इतना फास्ट मूव वाला ट्रेड है वो 15 मिनट में आप ले ही नहीं पाओगे क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा उसमें। वो फिर मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग में ही 5 मिनट्स में आप ले सकते हो ये ट्रेड्स को। बट इसमें उसने बाद में दिया ना आपको ट्रेड, ये देखो बेस बिल्ड किया पूरा बढ़िया एकदम अच्छे से और दिया, तो ये ट्रेड है हमें मिला। हमें मतलब है कि गिर रहा है तो गिरने दो ना, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। अगर ये बहुत ज़्यादा गिर गया तो बेस बिल्ड करेंगे तो ऊपर उठेगा, जैसे निफ्टी उठा था, बाय कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमारा मेन है कि हमें बस एक्यूरेसी अपनी रखनी है ऊपर, वो नहीं गिरनी चाहिए। वो अगर आपकी 70% से नीचे डिप हो रही है, मतलब आपने कंसेप्चुअली मार्केट में गलती की है कुछ ना कुछ, कि मार्केट कैसा भी रहे, मार्केट बाकी के लिए कन्फ्यूज्ड ये रहेगा, है ना। बाकी लोग बोलेगा अरे मार्केट ऐसा है, ट्विटर पे आज सब लोग वही चलते हैं, मार्केट ये ऐसा है वैसा है, 2 साल से चलते आ रहा है। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी किसी भी मार्केट में एटलीस्ट है कि आई एम एबल टू मेक मनी एंड प्रॉफिटेबल, बिकॉज सिंपल रीज़न है कि अल्टीमेटली मार्केट कन्फ्यूज्ड नहीं होता है कभी भी, वो बस एक कभी वोलेटाइल ज़्यादा होता है, वोलेटाइल कम होता है,
और हमें बस वही एक चीज़ करनी है कि रिस्क मैनेज करके ट्रेड्स लेने हैं। अगर उतना बस आप करोगे, क्योंकि किसी भी मार्केट में वो आपको फिर वेट कभी ज़्यादा करेगा। जैसे अगर TCS समझ लीजिए यहाँ पे अगर गिर गया है बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करेगा, वो वेट करेगा, बेस बिल्डिंग और ये पूरा वेट ज़्यादा कराए, फिर लास्ट में अराउंड 1-1.5 बजे उसने ब्रेक डाउन किया, फिर आपको मूव मिला। तो यस, आपको वेट ज़्यादा कराएगा कभी कभी। और फिर हमारा मेन सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, माइंड गेम खेलना चालू हो जाता है, अरे यार मैं यहीं पे सेल कर देता PDL के नीचे, यार मैं अभी तक कितना बढ़िया प्रॉफिट में रहता। तो वो जो चीज़ रहती है वही सबसे बड़ा मतलब एक दुश्मन रहता है। जैसे अब यहाँ पे भी देखो, ये भी गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, गिर गया। अब यहाँ पे बढ़िया बेस बिल्डिंग की उसने अच्छी खासी, और ये ब्रेक डाउन किया, मिला ना मूव, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया मिला है, राइट। तो अल्टीमेटली वो चीज़ है कि आपको अपने जो ग्रीडीनेस है या हमारा जो थॉट उसी पे कंट्रोल रखना पड़ता है। सेटअप्स, मार्केट कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है, सेटअप्स आपको हमेशा मिलेंगे, किसी 15 मिनट्स में भी सेटअप्स आपको हमेशा मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस वही है कि आपको डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए वेट करने के लिए तब तक, राइट, दैट्स इट। ठीक है ओमकार, चल, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, यस राजेश जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मुझे ना ये बीच लैब है ना, उसमें पोजिशनल बनाना है, तो अभी राइट टाइम है या नहीं जानना है? पहले आप अपना बताओ, आपको अपने वीडियोस देखे हैं ना? हाँ, वीडियोस तो मैं देखा है। हाँ, तो आप बताओ आपको पोजिशनल बनाना है कि स्विंग बनाना है, पहले ये नहीं, पोजिशनल बनाना है मतलब long term आपको के लिए। क्या Suppose, लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टिंग होता है। पोजिशनल इज़ लाइक कि हम लोग उसको 1-2 महीने के लिए रख रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म बोल रहे हो, मतलब आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल उसके हिसाब से रख रहे हो, यस ठीक है। तो इन्वेस्टिंग हो गया आपका, राइट। हाँ हाँ, अभी इन्वेस्टिंग के लिए अगर आपको डिवीज लैब देखना है, तो एज इन नॉट ओनली डिवीज लैब बट फार्मा सेक्टर, डिवीज लैब टॉप से अराउंड 38% गिर गया है, राइट। तो डेफिनेटली इट्स अगर हम देखेंगे तो स्टॉक क्वालिटी स्टॉक ही है, राइट। अभी यस फार्मा में तो उसका वेटेज कितना है अभी डिवीज लैब का? वेटेज इन फार्मा, वेटेज शायद इसका अच्छा है, बट निफ्टी फार्मा लिस्ट एक बार वो देखने दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो यस इन्वेस्टिंग के लिए है उसमें। मेरे को सिर्फ वेटेज एक बार है, डिवीज लेवल 11% है, मतलब अच्छा खासा वेटेज है उसका, राइट। एंड आपको सबसे पहले देखना है कि इतना अगर करेक्शन आता है किसी में, जो टॉप वेटेज वाली कंपनीज़ है, राइट, टॉप 4-5, उसमें ही इन्वेस्ट आइडियली करना चाहिए आपको, अगर थोड़ा सा आपको रिस्क अवर्स रहना है, क्योंकि सेक्टर को ये ऊपर की 5 कंपनीज ही चलाएंगी, राइट। तो इसके अलावा आपको बाकी कंपनीज़ का वेटेज उतना मतलब वो उतना नहीं मूव करा पाएंगे, तो पहली 5 कंपनीज मैटर करती है। तो डिवीज़ लैब डेफिनेटली 25% से बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो यस, इसमें आप अपना जितना भी कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है, लेट से अज्यूम करते हो कि आपको 1 लाख डालने हैं, तो उसका आप 50% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं आया ना, ये इतना कैंडल क्यों बना है, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू रहा तो फिर नहीं करना है। डिवीज़ लैब, इसको मैंने ट्रैक नहीं किया। इसमें अभी एक इतना वहाँ पे गिरा है, इसमें कोई ऐसा मैनेजमेंट रिलेटेड तो कोई इशू नहीं था ना? नहीं सर, नहीं दिखा है मुझे। मैनेजमेंट रिलेटेड अगर इशू नहीं है तो, बट मैनेजमेंट रिलेटेड अगर कोई इशू आता है, या जैसे कि यस बैंक के केस में हो गया है ना, HDL के, फिर वो स्टॉक कितना भी क्वालिटी है उसको फिर इंस्टीट्यूशन बख्शते नहीं है, उसकी बैंड बजा देंगे वो। तो अगर उसमें कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं, सिर्फ रिजल्ट खराब है, वो चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मैंने इसमें देखा कि ओनली रिजल्ट की वजह से चलता है, वो तो चलेगा, वो तो साइक्लिकल है, वो अपने आप आएगा। फिर उस रिजल्ट कभी ना कभी अगर क्वालिटी है, उसका वेटेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा भी ऊपर। बट अगर ऐसा है कि कोई स्कैम है, कोई कॉर्पोरेट किसी पे कोई चार्जेस लगे क्रिमिनल उसके प्रोमोटर्स पे ऊपर, या कुछ तो भी उनके लाइसेंसेस वहाँ पे कुछ कैंसिल हुए हैं, है ना, जो FDA उनके US FDA लाइसेंसेस देता है ना, तो वो बस जो इश्यूज़ रहते हैं, या किसी प्लांट पे उनको बहुत वहाँ पे कुछ इशू हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो वो जो एक थोड़ा सा गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे, वो किसी कंपनी को मतलब परेशान कर देती है। अब ये अगर 37% देखा है, और तो हमें देखना है कि फार्मा सेक्टर, सबसे पहले सन फार्मा देखते हैं। सन फार्मा देखिए ऑल टाइम हाई पे बैठा है, मतलब ऑल टाइम हाई मतलब उसका
डिवीज़ लैब का उल्टा चल रहा है, राइट? यस सर, राइट। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम फार्मा पे जाएंगे, फार्मा अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हार्डली डिवीज़ लैब उससे डबल गिरा है, ठीक है? तो आपका मतलब एक तरीके से ये है कि ये वीकर देन द सेक्टर है, राइट? और ये सेक्टर से वीकर है, मतलब एक तरीके से आप कंफर्म अगर होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है तो ही आप उसमें बाय करो, नहीं तो फिर उसको छोड़ दो, राइट? और यहाँ पे उसका अलोकेशन कितना करना है, कोई भी स्टॉक अगर टॉप से 30 to 40% अगर गिर जाता है, जितना भी आपको डिवीज़ लैब में खरीदना है, लेट से 1 लाख खरीदना है तो उसका 50% मैक्सिमम आपको इन्वेस्ट करना है, राइट? और ओके, आपको एक स्टॉक में एक्सपोजर नहीं रखना है, एक सेक्टर में अगर आपका ऐसा है तो, राइट? क्योंकि समझ लीजिए आगे चल के प्रॉब्लम है वो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाकी के अगर आउट परफॉर्म करेंगे तो आपका एटलीस्ट वो बैलेंस करेंगे, राइट? तो आपका जो है डिवीज़ लैब में अगर आपने लेट से फार्मा सेक्टर में सोचा है 4 लाख डालना है मुझे, राइट? उसमें से 1 लाख आपने डिवीज़ लैब को दिया है, उसमें डेफिनेटली 50,000 अभी इन्वेस्ट हो जाएगा। 50,000 जब वो और कम से कम 50% के अराउंड गिरेगा, वो 50 to 60%, राइट? वो आपका रहेगा नेक्स्ट लेवल, वहाँ पे आप कर लोगे। और जब भी वो जो लेवल है अभी 30 उसका कितना लेवल है, 40% के नीचे जब तक रहेगा, मतलब 3500 के नीचे जब तक वो रहेगा तब तक इसमें मंथली आप बाकी की क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना? जैसे 50,000 डाले तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो बचे हुए जो 50,000 है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सेक्टर में 4 लाख का एक्सपोजर कर रहे हैं तो पर स्टॉक हम सिर्फ 25% रखेंगे, राइट? ओके, और अब जो बाकी के जो 3 लाख है, अब उनमें जो है हमें तब वेट करना है, तब इन्वेस्ट करना है जब जो फार्मा सेक्टर है वो 20 से 25% के रेंज में गिरेगा, मतलब यहाँ पे अराउंड ये जोन में आएगा। जो अगर मार्केट बेरिश होगा तो ये आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टिंग के लिए आपका फर्स्ट अलोकेशन होगा, आइडियली होना चाहिए, राइट? क्योंकि देखो कैसा होता है, अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको सेक्टर देखना पड़ता है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। क्योंकि कोई भी स्टॉक पहले गिरेगा, कोई बाद में गिरेगा, बट अल्टीमेटली जब तक सेक्टर अपना बुलिश नहीं होगा कोई भी स्टॉक आपको उतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देगा। शॉर्ट टर्म कुछ दे देगा, वो लॉन्गर टर्म में उसको सेक्टर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, है ना? क्योंकि फंड जो आते हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक नहीं आते, सेक्टर स्पेसिफिक आते हैं। जो बड़े 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 द बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट फंड्स होते हैं, राइट? जो बड़े साइकिल पे चलते हैं, 5, 6, 7, 8 साल के साइकिल्स पे चलते हैं, राइट? तो जो यहाँ पे जो साइकिल्स होती है वो सेक्टर के हिसाब से होती है। कोई एक स्टॉक डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करेगा, आउट परफॉर्म करेगा, है ना? तो हमारे लिए मेन है कि अगर ये 25% के अराउंड एक सेक्टर गिर रहा है तब एक्चुअल आपके लिए इन्वेस्टिंग उस सेक्टर के स्टॉक्स में चालू होती है, राइट? तो बट डिवीज़ लैब चलो गिर गया है, उसका अच्छे लेवल पे मिला है वो, ये सेक्टर से वीक है, तो आप वहाँ पे जितना भी सेक्टर को अलोकेट कर रहे हो उसका 25% उस स्टॉक में डाल सकते हो। बट आइडियली बाकी स्टॉक्स जो रहेंगे फार्मा के वो तभी आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है जब ये 12,000 के नीचे आएगा फार्मा सेक्टर, इसका इंडेक्स का वैल्यू, तब आपको वहाँ पे 1/3 इन्वेस्ट करना है, जितना भी कैपिटल हम फार्मा सेक्टर को अलोकेट कर रहे हैं, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट लेवल रहेगा वो रहेगा अराउंड 10,000 लेवल, विच इज़ अराउंड 40-50% फ्रॉम द टॉप वो गिरेगा, ओके, 40% फ्रॉम द टॉप। और पूरा अलोकेशन आता है जो कि आपको हर 8-10 साल में मार्केट या सेक्टर 50% तक तो गिरता ही है, तो 40% के बाद 50% मैक्सिमम अगर गिर रहा है तो वहाँ पे आपका कंप्लीट अलोकेशन हो जाएगा, राइट? तो आप उसमें कैसा है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जो मैं बेस्ट बोलूँगा, अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना है तो सेक्टर के ETFs होते हैं, सेक्टर के बेस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, है ना? अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क नहीं लेना है, देखिए कैसा होता है कि अगर हम एग्जांपल बताता हूँ, बहुत लोग ऐसे गलत तरीके से इन्वेस्टिंग में फंसते हैं। कैसे फंसते हैं? लेट से कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें अभी कोई चीज़ इतनी नहीं अंदर बाहर नहीं आएगी। अब डिवीज़ लैब इतना गिर रहा है अब, बट वो इतना अच्छा आउट परफॉर्म भी किया है सेक्टर को उसने, अब वो इतना हेवी मार्जिन से डबल अंडर परफॉर्म कर रहा है ना। सेक्टर 16% गिरा है, वो 35% गिरा है।
डबल मार्जिन से वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट सेक्टर। करेक्ट। तो बहुत बार क्या है, अंदर की खबरें बहुत लेट आती है, और इसके लिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क से बचना है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क ना लेके सेक्टर के पीछे जाओ आपका, क्योंकि देखिए एक स्टॉक अगर ख़राब बंद हो गया है, बाकी के उसको संभाल लेंगे सेक्टर को, है ना, राइट। राइट। अगर समझ लो डिवीज़ लैब का कुछ आगे चल के कुछ हो गया और वो एकदम तहस नहस हो गया वो स्टॉक को, है ना, अल्टीमेटली क्या होगा, उसका वेटेज कम हो जाएगा सेक्टर से, सेक्टर तो ऊपर आएगा, कोई दूसरा स्टॉक उसकी जगह ले लेगा, है ना। अभी लॉरेस लैब्स आ गया, लुपिन से ज़्यादा वेटेज आ गया, राइट। तो आपका वहाँ पे कहा गया वेटेज, यस, तो आपका यहाँ पे एक तरीके से डॉक्टर रेड्डीज तो है ही है, तो लुपिन का वेटेज थोड़ा कम हो गया है रिलेटिवली पहले के इस कंपैरिजन में, जब आप 3-4 साल पहले अगर देखोगे तो, राइट। तो थोड़ा सा जो अलोकेशन होता है, बहुत सारी कंपनीज ऊपर आई है, राइट, और काफ़ी सारी कंपनीज का मतलब ये नीचे भी गिरा है। तो एक तरीके से ये जो है अल्टीमेटली ऑलवेज बेटर, अगर नहीं समझ में आ रहा है या हमें ज़्यादा वो सब स्टॉक स्पेसिफिक वोलेटिलिटी में जाना ही नहीं है, सरदर्द है, तो आप सीधा का सीधा इंडेक्स को ही बाय करो, टेंशन ही ख़त्म। ऑलवेज एडवाइजेबल अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक अगर हमने कैपिटल ज़्यादा अलोकेट किया, परफॉर्म नहीं किया, तो वो हमेशा थोड़ा सा दिक्कत होता है, अगर स्पेशली इन बियरिश मार्केट, राइट। बट अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा रिस्क के लिए है, यू आर रेडी और आपको कोई टेंशन नहीं, ठीक है मैं उतना चलेगा मेरे को, अगर डिवीज़ लैब वगैरह अगर थोड़ा ज़्यादा अंडर परफॉर्म भी किया तो भी चलेगा मेरे को, बट मुझे थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, है ना, क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे डेफिनेटली आपका रिस्क भी बढ़ेगा, बट आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, सिंपल है ना। तो अगर इसमें इंडेक्स स्पेसिफिक जाना है तो इंडेक्स में फर्स्ट लेवल इज़ अराउंड 12,000 के नीचे, उसके पहले इसमें कोई इन्वेस्टिंग नहीं है अभी के लिए। फिर नेक्स्ट लेवल अपना आ जाएगा 10,000 के नीचे, और उसके नीचे अगर आ रहा है 9,000 तो पूरा ही इन्वेस्ट ख़त्म। मतलब ये जो है ये 3 जोन्स है जहाँ पे 1/3 और 1/3 करके आपको कैपिटल अलोकेशन करना है, और कोई भी साइकिल्स रहती है हमेशा 3-4 साल के साइकिल में मार्केट ये 50% तक का करेक्शन 5-6 साल के साइकिल में आ ही जाता है, एक आध बार तो सेक्टर आ ही जाता है, राइट। डायरेक्ट हम इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड है ना, निफ्टी फार्मा की म्यूचुअल फंड है, निफ्टी फार्मा आपको निपॉन देता है, आई थिंक HDFC देता है, बहुत फार्मा फंड्स है, स्पेसिफिक फंड है जो लार्ज कैप, यही वेटेज कॉपी करते हैं, वो कुछ नहीं करते, यही वेटेज कॉपी करते हैं। वो फंड मैनेजर को बस कुछ ज़्यादा मिलता है, बैठे बैठे उनको बस ये इंडेक्स ये कॉपी करना रहता है, वो बस। तो आपका बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर डिवीज़ लैब परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो वो ये पूरे सेक्टर को तो वो तहस नहस नहीं कर सकता ना, राइट, अकेला ही है ना वो, बाकी वो आउट परफॉर्म कर लेंगे। अगर डिवीज़ लैब का मार्केट शेयर कम हो रहा है तो किसी और का बढ़ रहा होगा ना, करेक्ट, वो सेक्टर को ऊपर ले जाएगा। तो ऑलवेज इट्स बेटर, अगर आपको ये सब स्टॉक स्पेसिफिक वोलेटिलिटी से डर लगता है या फिर वो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक, राइट, आप बहुत लोग वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में जाते हैं, बट सब लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ती है, इतना इजी नहीं है वो कि 1 दिन 2 दिन कुछ कोर्स कर लिया या कहीं से कर लिया। आपको इन एंड आउट कंपनी के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, तो फंडामेंटल उसका एंगल भी काफ़ी रहता है। तो बट ये जो स्टॉक्स है इन सेक्टर्स में आपका क्या है, आपको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, कम लेना, आपका कैसा है आउटलुक? एक साल के लिए रिस्क ले रहे हैं। नहीं, 1 साल के लिए नहीं होता है इन्वेस्टिंग। आप 1 साल कर रहे हो तो ये 1 साल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 साल में रिटर्न आएगा मार्केट में, वो गलत है। आपको कोई भी आप लॉन्गर टर्म सोच रहे हो तो आपको मिनिमम 3 साल मिनिमम टू मिनिमम मार्केट का एक साइकिल होता है, जो कि 3 से 5 साल का एक साइकिल होता है मार्केट का, इन्वेस्टिंग वालों के, इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। अब जैसे हमारा मार्केट का साइकिल लास्ट जो आया था 2014 में रैली आई थी, 2014 और 17 का एक साइकिल बुलिश था, फिर 2018, 19, 20 ये बियरिश फेज था 3 साल का। तो जिसने भी अगर 2018-19 में मार्केट में एंटर किया है वो 2020 के मिड तक तो लॉस में ही था वो, राइट, क्योंकि मार्केट के 2 साल हाइज भी साइडवेज घूम रहा था मार्केट।
राइट। तो एक तरीके से, और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी दी 2020 पे, उसने सारे लेवल्स टच कर दिए, तो वो तो फिर अभी प्रॉफिट में होगा। तो अब जो नेक्स्ट साइकिल है, क्योंकि मार्केट अभी वापस हाइस के ऊपर घूम रहा है, तो अभी 2022 है, 23 और 24 में हमारे इलेक्शंस है, राइट। तो ये जो है आपको अगर रखना है तो 24 आपका मतलब 2-3 साल का आपका रहेगा, या तो वो 3 साल आए, या तो मार्केट निफ्टी फार्मा 15,000 टच कर जाए, वहाँ पे आपको एग्जिट करना है अगर ये आपका इन्वेस्टिंग होके वहाँ पे आ रहा है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन्वेस्टिंग पे, अभी मार्केट साइकिल्स वगैरह उसमें एक्सप्लेन करूँगा, वो अपलोड करना है, वो आप देख लीजिएगा तो कर लीजिए। बट अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो यस, डिविस लैब में अभी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आ गई है, बट कि और थोड़ा वीक होने दे देखते नहीं, हैं। सेक्टर स्पेसिफिक जाना है तो नहीं है, सेक्टर को अगर मैं देखूँ तो नहीं है फिर, राइट, क्योंकि सेक्टर भी मेरे को यहाँ पे चाहिए 24% तक गिरा हुआ, राइट, मतलब कम से कम 20% से ज़्यादा गिरा हुआ, जो नहीं गिरा है अभी तक वो, राइट। तो मैं जनरली मेरा जो, अगर मैं इन्वेस्टिंग का देखता हूँ तो मैं हमेशा सेक्टर का लेवल देखता हूँ, स्टॉक का लेवल मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। उसका रीज़न ये है क्योंकि कभी कभी कोई स्टॉक ज़्यादा जल्दी गिर जाता है, अल्टीमेटली वही है ना, कोई स्टॉक जल्दी गिरेगा, कोई स्टॉक लेट गिरेगा, है ना, बट एट द एंड सबको एक ही मतलब एक लेवल पे आना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके बिना तो नहीं मूव होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये इधर जा रहा है ऑल टाइम है और डिविस लैब पाताल लोग पहुँच गया, ये नहीं होने वाला, राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये अभी 18% के अराउंड आ ही गया, मतलब आपका तो 12,000 के अराउंड मतलब लेवल आपका मिल रहा है, तो देन आप देख सकते हो। तब तक अगर डिविस लैब और गिर रहा है तो बहुत बढ़िया, गिरने दो, क्या दिक्कत है, राइट, ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके। यस राजकुमार जी। सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर एक मेरा क्वेश्चन, चलो एक तो अपना आईसीआईसी वाला क्लियर हो गया था, एक मेरा क्वेश्चन था एलटी में। कौन सा? एलटी लार्सन। हाँ जी लार्सन। अच्छा, लार्सन के ऐसे सेटअप्स रिलायबल नहीं होते कि बहुत बार वो अजीब मूव होता है, बट चलो ठीक है, हाँ बोलिए। सर एक मिनट, इसमें सर जैसे कि आज अपना इसमें अपन आरईबी सेटअप लगाते हैं, तो इसमें वो बन रहा था या नहीं बन रहा था? देखो साइडवेज, अगर मैं देखो साइडवेज कोई स्टॉक जाना चाहिए आइडियली। अगर साइडवेज कोई भी स्टॉक अगर देखो तो प्रॉपरली ये साइडवेज नहीं गया, ये सिर्फ ऐसे वी शेप्ड गया है। साइडवेज होता है ये, ऐसा होता है साइडवेज, ये देख रहे हो, जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है, डो टच फिर ब्रेक डाउन कर रहा है फिर मूव हो रहा है, या फिर ये साइडवेज होता है, ये सिर्फ वी शेप्ड है। तो इसमें प्रॉपर वो कंसोलिडेशन साइडवेज फेज है ही नहीं। अच्छा ठीक है सर। ये दूसरा, ये अभी वीकली लो के पास था, ये अच्छा, वीकली लेवल था इसका, जो ये अभी टच किया है ना, अच्छा, ये वीकली लो। करेक्ट चलेगा ना। अगर आप उस तरीके से ले रहे हो, वीकली लो पे है तो आप 5 मिनट पे देखो, फिर 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक देखो, है ना, ये वीकली लो है जी सर, या 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, आप ट्रेड ले सकते हो फिर। बट वही चीज़ है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, इसमें वॉल्यूम भी नहीं था एक्चुअली, देखो वॉल्यूम बहुत लेट आया। हाँ सर वही ना, इसमें वॉल्यूम लेट आया था। और बाकी आपको निफ्टी के साथ मूव हो रहा था ना, तो चलेगा, ठीक है। सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा था इसको, इसका तो कोई अलग से शायद सेक्टर है नहीं। हाँ सर, निफ्टी को ही देखना पड़ेगा इसके लिए, निफ्टी को ही देखना पड़ेगा, बराबर। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे वॉल्यूम को देखना है तो वॉल्यूम हमें कंपेयर करना है कि वॉल्यूम कितने प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कंपेयर करें, जैसे हमारे क्लियर हो जाए कि ये इसने WRC बनाई है विद वॉल्यूम। नहीं, देखिए आपका मेन सबसे पैरामीटर ये रहता है कि जो भी रेंज के अंदर मार्केट जब बेस बिल्डिंग मोड में था, जो भी WRC है उनका WRC का वॉल्यूम उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक डोमिनेंट होना चाहिए। अब अगर मेन आपका ये है कि रिस्पेक्टफुल वॉल्यूम क्या होता है, तो उसका एक सिंपल है कि यहाँ पे आप एक वॉल्यूम का मूविंग एवरेज एक लगा लो, सिंपल सा, जो मिलता है आपको 20 मूविंग एवरेज। इसके अगर मार्केट इसके आसपास रहा तो मतलब अच्छा वॉल्यूम, इसके ऊपर रहा तो बहुत बढ़िया, इसके अगर आसपास रहा तो जैसे यहाँ पे अब ब्रेकआउट किया इसने, है ना, तो जब ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम बहुत ही अच्छा दिया उसने, ठीक है। भली बेस बिल्डिंग नहीं है ये, बट एक अच्छा दिया, तो उसकी वजह से क्या है कि एक पुश मिल गया उसको अपने लो को टेस्ट करने, बट ये बेस बिल्डिंग नहीं है। हाँ, तो वो सेटअप नहीं लगेगा, ये आपका
सिंपल जो रहेगा ये इसने वीकली लो के बाद वीकली लो के बाद इसने 5 मिनट का स्ट्रक्चर, 15 मिनट का भी नहीं ब्रेक किया है, 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, उसी का बस आपका ट्रेड है, दैट्स इट। पर सर ये रिस्की ट्रेड 5 मिनट हमेशा थोड़ा सा रिलायबल नहीं होता। रिस्की था। और सर एक दूसरा जो अपना निफ्टी में था आज, जो निफ्टी में हुआ, जैसे कि बेसिकली कंफ्यूजन ये हो जाती है, जैसे इसने बेस बिल्डिंग तो कर लिया पर साथ ही इसने प्रीवियस लो भी है, करेक्ट, प्रीवियस डे का, तो कई बार क्या होता है कि वो लो बिल्कुल करके वापस आ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो उसमें कैसा रहेगा, अब सिंपल चीज़ देखो, वॉल्यूम ही बहुत अच्छा है ना, तो हम तो अब हमें ये पता है कि अगर ये ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली मार्केट जाएगा। अब अगर वो टारगेट 1 पे गया तो हमारा रिस्क तो मतलब नेग्लिजिबल ही है ना, रेंज पे ही हम देख रहे हैं ना, सिर्फ रिवर्स भी हो रहा है, तो 20-25 पॉइंट का रिस्क पे हम लोग टारगेट अच्छा खेल रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है ना, आ भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, बट वॉल्यूम इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा है उसे, राइट। और ऊपर से अगर वो भी एक चीज़ है कि जो इंडेक्स है, इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक करके, जैसे अपन वो फेक ब्रेकआउट वाला अपना सेटअप है नहीं, और सेकंड जो है कि लास्ट वीक का भी जो मार्केट है उसी जोन से वो उठ रहा है, उठ कहाँ से रहा है वो देखो ना, मार्केट यहीं से बार से मार्च, हाँ यहीं से उठ रहा है, और ये भी उसी जोन के आसपास 15,900 को टच करके वहाँ से वो पुश कर रहा है। मतलब एक तरीके से अगर वो सेटअप देखो नहीं, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड होता है ना, अगर ये सेटअप नहीं चलता, एक एग्जांपल, अगर टारगेट 1 आपका हिट हो जाता और रिवर्स होता तो आपका रिस्क मैक्स टू मैक्स इस रेंज के नीचे क्लोजिंग पे रहता, तो आपका रिस्क अगर यहाँ से हार्डली 25 पॉइंट स्पॉट का है, फ्यूचर का, राइट। तो आपका ये ऑप्शन में कोई ट्रेड करेगा तो हार्डली 5 पॉइंट 10 पॉइंट क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं, तो 250 रुपये 500 रुपये का रिस्क है, राइट। बट वो ट्रेड अगर वर्क कर रहा है, राइट, वो वर्क जब करेगा तो एक तरीके से आपके पास स्पेस बहुत है ना, और ऊपर से वो वीकली लो के लेवल से उठ रहा है ना, 5 से उठ रहा है वो, तो वो देखना, अगर ये बीच में से कोई उठा रहता तो हाँ आपकी बात सही रहती कि यस कि कभी हाँ ये एक तरीके से रिवर्स होता, बट अल्टीमेटली गेम वही होता है, रिस्क इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर रिस्क है, वीकली लो से उठ रहा है, और अगर पीडीएल टूट जाता है उसके बाद उसके पास तो फिर बहुत अच्छा खासा स्पेस, तो उसने एक ही कैंडल में पूरा कर दिया ना सर, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, फिर नहीं बचता, वो लेट हो गया, फिर जो वही है ना कि ऐसे जो अच्छे सेटअप्स हैं ना ज़्यादा टाइम नहीं देते। जी सर। और एक सर एक LIC का था, LIC को क्या करें, होल्ड करें या निकले उसमें से, क्योंकि उसमें मेरे को तो 2 लॉट और अलॉट हुए हुए हैं। अच्छा, आपका तो कितना पॉलिसी होल्डर है कि आपका 950 रुपये? नहीं सर, रिटेल में है। नहीं, पॉलिसी आपके पास LIC की नहीं थी ना, तो आपको 950 में मिले, 905 रुपये में, 905 में मिले आपको। 905 LIC का शायद लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, बट बता देता हूँ, LIC का आप कैसा है कि जब तक ये वीकली हाई कोई भी एक कैंडल का ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो इसका कोई भरोसा नहीं है, राइट। अभी मिनिमम टू मिनिमम इसको इसके नीचे आना चाहिए, और अभी सेकेंड वीक अभी बनेगा, अभी ये मतलब 2 दिन है अभी, कल का दिन है अभी, तो अगर ये डोजी बनाता है तो इसका हाई और लो आपके लिए एक रेफरेंस जोन बन जाएगा। इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो आप पर आपको रखना कब तक है वो इम्पोर्टेंट है। सर नहीं, रखने का तो कोई इशू नहीं है, या तो अगर इन फ्यूचर अपने को परफॉर्म करेगा तो रख सकते हैं। अच्छा, देखिए इसका कैसा है कि अल्टीमेटली कोई भी स्टॉक अगर IPO प्राइस के नीचे बहुत देर तक अगर रह रहा है तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन। ऊपर से है ये सरकारी कंपनी, राइट, अच्छी सरकारी कंपनी, जैसे आप ये भी देखो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, सबकी हालत बुरी है, राइट। जी सर, पोटेंशियल इनमें भी बहुत है ना, SBI के पास एसेट बेस भी ज़बरदस्त है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भी एसेट बेस ज़बरदस्त है, बट परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द इंटरफियरेंस की गवर्नमेंटल। तो हमारे इस पर वही दिक्कत है, ये जो कंपनीज़ है डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत है, बट LIC का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंश्योरेंस फील्ड में इनका मार्केट शेयर भी अभी अफेक्ट हो गया है काफ़ी, पहले सामान नहीं रहा, अभी लोग प्राइवेट कंपनीज भी काफ़ी तरफ मूव हो रहे हैं ना, तो इसमें सेकेंड चीज़ ये रहती है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और ये है, तो ये स्टॉक्स बहुत बार अंडर परफॉर्म करेगा, और इतना बड़ा IPO मतलब ये IPO प्राइस के नीचे सस्टेन कर रहा है तो इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। तो आपके लिए कि अगर आप होल्ड कर सकते हो, राइट, तो आप बेटर कीजिए कि इसके साथ साथ
प्राइवेट कंपनी का भी कोई इंश्योरेंस वाला ICICI का भी है ना? जी ICICI का जनरल इंश्योरेंस। हाँ जनरल वाला है उनका शायद, इनका तो लाइफ है। इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है शायद प्राइवेट में अभी, करेंटली लिस्टेड नहीं है अभी। जी अगर वो रहता तो हम वहाँ पे भी उसको थोड़ा आप ले सकते थे, राइट। बट इसमें कैसे है, इसका वैल्यू एक्चुअली ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब वो एक तरीके से आप बोलोगे कि क्योंकि चार्ट में तो कुछ बना नहीं है, चार्ट का कोई लेवल है नहीं। हाँ, तो वो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पेटीएम का भी हालत देख लो कैसी हो गई है, जोमेटो की भी हालत कैसी हो गई है। तो अल्टीमेटली कैसे है कि इसको आप IPOs को कंपेयर करोगे तो IRCTC IPOs को कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो तो IPO प्राइस के नीचे वो लोग IRCTC डबल दिख देता, बट वो नहीं आते जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स होते हैं। तो इसके लिए लक्ष्मण रेखा वो है 850 के ऊपर अगर ये आ रहा है जो पॉलिसी होल्डर वालों के लिए रेट्स है, राइट, तो फिर इसमें एक जान मिलेगी। और 800 के नीचे जा रहा है तो आई वुड से कि इसको एग्जिट करो और फिर उसको 850 के ऊपर आने दो फिर कभी, देन अच्छे वीकली कैंडल से 850 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है अगर ये, राइट, या फिर अपना लोअर हाई जो भी पैटर्न है डेली में ब्रेक करेगा तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड कहाँ ख़त्म होगा नहीं पता, जी सर। राइट। तो अल्टीमेटली वही है कि IPO प्राइस जिस प्राइस पे अलॉट हुआ है उस प्राइस के नीचे नहीं रहना चाहिए, स्पेशली 1-2 हफ्ता, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके जी, यस प्रवीण जी। प्रवीण कुमार प्रीतम जी हैं, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मंजीत जी आप पूछ सकते हैं रोड। हेलो। हाँ 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 सर, ये मैं पूछा था कि सुबह का जो मोमेंट होता है सर, उसमें कैसे ट्रेडिंग करनी है सुबह वाले में? अच्छा, सुबह वाला जो मोमेंट आपका जो रहेगा उसमें एक्चुअली ट्रेडिंग जो होती है वो आपको 5 मिनट्स में ही मैक्सिमम करनी पड़ेगी, राइट। 5 मिनट? हाँ, उसमें आप क्योंकि 15 मिनट तो बनने में ही उसको थोड़ा टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा स्टार्टिंग में, राइट। तो आपका 5 मिनट्स में ट्रेडिंग रहेगा। उसमें आप जो ये बेस बिल्डिंग वाला जो सेटअप सीखा है REBB, वो आप 5 मिनट्स में आप कर सकते हो, बट उसमें ये रहेगा कि आपको फिर एक्यूरेसी जो रहेगी वो 60 से 70 के बीच में ही मिलेगी, क्योंकि 5 मिनट का है वो। ये एक फॉर्म ऑफ सेटअप है जो आप कर सकते हो। सेकेंड फॉर्म ऑफ सेटअप 5 मिनट्स में जो करते हो, फेक रेंज एक्सपेंशन और ब्रेकआउट। जैसे मार्केट बहुत बार मॉर्निंग में PDH के ऊपर जाता है ना, और वो सस्टेन नहीं हो पाता या विक बनाता है, उसके बाद अपना 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं। जैसे 5 मिनट्स का यहाँ पे हायर लो ब्रेक कर दिया, राइट। तो उसमें आपका डे हाई SL रहेगा, और उसके बाद अगर जो भी वोलेटिलिटी आएगी तो अगर वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट फिर रिवर्सल आप वहाँ पे ले सकते हैं, राइट। तो ये 2 ट्रेड्स होते हैं, या तो बेस बिल्डिंग उसके बाद ब्रेकडाउन, और मतलब जो हम करते हैं 15 मिनट में वही 5 मिनट में, बट एक्यूरेसी आपकी 10-15% कम हो जाएगी। अगर वहाँ पे 70-80 मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 60-70% मिलेगा, राइट। सेकेंड जो इसको अगर हम ओपन इंटरेस्ट से अगर क्लब करते हैं अगर, तो ओपन इंटरेस्ट प्रॉब्लम वहाँ पे वही होता है कि ओपन इंटरेस्ट आप एक ही एक्सपायरी का देखते हो। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है तो वीकली मत देखो, मंथली देखो। वीकली में आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती है। इंट्राडे के लिए तो OI चेंज जो मतलब रहेगा टुडे का, वही तो मेन होता है ना। कौन सा इंट्राडे के लिए OI चेंज? वो सिर्फ उसके लिए आपका होता है। बहुत बार सिग्नल वो बहुत कंफ्यूजिंग देता है, इसलिए आप देखो कि कोई भी OI वाला भी जो ट्रेडर है वो उस पर कभी भी ब्लाइंडली रिलाई नहीं करता है, स्पेशली ऐसे मार्केट में जहाँ पे 15 मिनट में वो 300 पॉइंट बनाता है इंडेक्स। मान लीजिए कि हम लोग तो ये REBB सेटअप देख रहे हैं और उसको भी इसके साथ क्लब करते हैं, तो थोड़ा सा करो ना, सपोर्टिंग करो, बट उस पर ब्लाइंडली मत रिलाई करो, चलेगा। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब है। आप सपोर्टिंग यूज़ करना है तो आप कुछ भी यूज़ करो, है ना। आप नॉर्मल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर लो, सपोर्टिंग कोई टेंशन नहीं। जैसे मान लीजिए किसी स्ट्राइक प्राइस जो बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड में, हाँ, कितने पॉइंट तक उससे अधिक ऊपर जाता है तो मूवमेंट फास्ट में मिलता है, मतलब वो ट्रैप जाते हैं वो जो राइटर। नहीं, देखिए अभी एक सिंपल चीज़ है कि अगर ट्रैप का क्या है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पे हमको दिखता है कि वहाँ पे इसको 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो कॉल राइटर ट्रैप हो गया। वो वैसी चीज़ नहीं होती है कभी भी, है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ऐसा
एकदम पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अगर उसने यहाँ पे कॉल सेलिंग की है 35,000 पे, तो वो हेज करके रखा है उसने अगले एक्सपायरी पे। वो इतना कोई भी इतना मतलब इलॉजिकल डिसीजंस नहीं लेगा कि सारा का सारा पैसा यहाँ पे डाल दिया। तो ट्रैप का नहीं होता है। सिंपल चीज़ कैसे होती है कि अल्टीमेटली वो पोजीशन ट्रैप नहीं बोला जाता है, उसको वो शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, या फिर जो वो हेज पोजीशंस है उनकी ऑलरेडी 35,000 पे एक तरीके से सेलिंग पोजीशंस अगर रहेगी कॉल में, वो कम कर देंगे, राइट। और वहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी में ऑलरेडी उनकी बाय पोजीशंस रहेगी वहाँ पे। तो वो जो रहता है ट्रैप रिटेल होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रैप नहीं हो, इंस्टीट्यूशंस ट्रैप नहीं होते, है ना। मतलब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जो चला रहा है मार्केट को, क्योंकि चला तो वही रहा है ना, वो चार्ट अपने हिसाब से बनाएगा, वो क्या ट्रैप हो रहा है। ट्रैप वो लोग कौन होता है जो लेट, अगर समझ लीजिए अब 35,000 पे कोई सेल कर रहा है ना, कॉल ऑप्शन, अब वो यहाँ पे सेल करा है उसने 18 मई को, मई एक्सपायरी, तो 10 दिन बाद आ रहा है, तो 10 दिन के डीके के बाद तो वो तो प्रॉफिट में ही है वैसे भी, है ना। वो कौन सा ट्रैप हो गया? कोई ट्रैप नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये 36,000 का कॉल ऑप्शन है, तो एक तरीके से, है ना, ये जून 9 का है, हम मई का देखते हैं, बैंक निफ्टी 36,000। तो वो जो रहता है ना, वो टर्म्स सिर्फ वो क्या वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब पे, ये ट्रैप हो गए, वो ट्रैप हो गए। हमें ये समझ में आना चाहिए भैया कौन ट्रैप, आइडियली आज तो चलो एक्सपायरी थी, बट कौन कॉल राइटर ट्रैप हुआ यहाँ पे। अगर ये 25,000 भी ले लें हम लोग, 35,000, तो अल्टीमेटली जो 18 मई को लेवल था इसका, है ना, 18 मई को लेवल था, 18 मई का लेवल था इसका 325, करेक्ट। और आज है हमारा 125। कौन ट्रैप हुआ? कोई नहीं ट्रैप हुआ, वो तो बढ़िया पैसे बना के बैठा है ना, वो तो प्रॉफिट में ही है, कोई ट्रैप नहीं हुआ वो, राइट। ट्रैप कौन हुआ है? जो लेट सेलिंग करता है। जो लेट सेलिंग कौन करेगा? हमेशा रिटेल पब्लिक आएगी, क्योंकि अगर ये यहाँ पे सेल कर रहा है, कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ सेल कर रहा है, यहाँ सेल कर रहा है, उसका एवरेज फिर भी अभी 200 के अराउंड आराम से आ जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं उसको, तो है ना, वो तो आराम से बैठा है वहाँ पे पोजीशन लिए हुए। ट्रैप जो वर्ड होता है, वो जो लेट सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करता है कभी भी मार्केट में, वो ट्रैप होता है, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट में आपको क्या रहेगा कि जब तक आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है, तब तक आपको प्राइस का मिलती है यहाँ पे, बराबर। फिर आप जाओगे, अरे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, आप यहाँ करोगे सेल, और प्राइस सडनली स्पाइक मारेगा। अब ये बंदा ट्रैप हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, इसको क्या लेना है? ये तो बैठा नहीं, ये पूरा पोजीशन यहाँ से बढ़िया सेल करते करते आ रहा है, यहाँ पे भी आया और अच्छा प्रॉफिट बुक किया, और थोड़ा सा बस शॉर्ट कवरिंग करके वो पैनिक क्रिएट करवा रहा है उन लोगों को जिन्होंने यहाँ सेल किया है पॉइंट बी पे। तो आपका ये चीज़ याद रखना है कि जब तक आपको ओपन इंटरेस्ट बोलेगा सेल करो, राइट, प्रॉपरली, तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में काफ़ी लेट हो चुका रहता है, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशंस बन चुकी होती है ना इंस्टीट्यूशंस की। सर ये मेरे पास शेयर है वैभव ग्लोबल का, सर उसके थोड़ा देखिए कि उसका कुछ मतलब अभी काफी ऊंचे दाम पे मैंने ले रखा है सर उसको। नहीं, आपने अभी एक साल में किया होगा तो वो तो फिर वो कंसेप्चुअली गलत है, तो अपन ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते। आपका कितने पे लिया आपने? सर मेरा बाइंग उसमें है 500 के समथिंग है। अच्छा, अब ये स्टॉक देखो ऐसी होता है, हम लोग लास्ट अपना हर डाउट सॉल्विंग में ऐसा एक आता ही है। अब ये स्टॉक देखो 2 साल में 700% रिटर्न दिया है, मतलब ऐसा कोई कंपनी ने कुछ उद्धार नहीं किया है, बस वही है, लिक्विडिटी रहती है मार्केट में, तो मार्केट कभी कभी इरेशनली कुछ भी भागता है, राइट। तो ये एक तरीके से बस लिक्विडिटी अब ख़त्म हो रही है, तो अब ये डाउन ट्रेंड है। और जब ऐसे स्टॉक्स गिरते हैं, ये है वो जो रूल है जो बताया था मैंने उनको फार्मा में 25-40% वाला, ऐसे स्टॉक्स में वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ये कोई सेक्टर नहीं है, कोई बड़ा उनका सपोर्ट करने के लिए कोई बड़ा प्लेयर इनके पीछे नहीं है, एक दो बड़े प्लेयर होकर इनको मूव करा सकते हैं, बट ये वो जो है सिर्फ हैवी वेट्स के लिए होते हैं, राइट। वो जो रूल है इनमें वो रूल लगाओ, क्योंकि ये 80% 90% तक गिरते हैं ये स्टॉक्स, इनमें वो रूल चलते ही नहीं है। ये जो स्टॉक है ये तो काफी गिर गया है, तो गिर गया है, बट ये और भी गिर गया, इनका कोई भी इनका ईमान नहीं होता। और ये जो स्टॉक्स है ये सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में जब मार्केट बुलिश है उनमें ही आपको बाय करना चाहिए, और बाकी के जो टाइम है बियरिश मार्केट में इट्स ऑलवेज बेटर कि ऐसे स्टॉक से दूर रहो, स्पेशली जो ऐसे स्टॉक है जो 400-500% 600% आपको रैली दे चुके हैं ऑलरेडी 1-1.5 साल में, राइट।
तो उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रीमली बुलिश जब मार्केट रहता है तभी ये भागते हैं ऐसा। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है ना। आई थिंक इसके साथ भी वैसे ही हुआ था, देखो ये रेन इंडस्ट्रीज है ना, ये भी बीच में एकदम जब 2017-18 में आया था, इसका देखो क्या हाल हो गया था एकदम। 44 से 1000% का रिटर्न दिया इसने, बराबर राइट। अब ऊपर से देखो कितना परसेंट करेक्शन आया, देखो 90% करेक्ट हुआ ये। तो इतना पैसा आने के बाद तो इनमें तो लिक्विडिटी खत्म ही हो जाती होगी पूरी तरह से। वही दिक्कत है उनका। कैसा है कि वो स्टॉक्स को हिलाने के लिए ज़्यादा 2-3 बड़े लोग मिलके या प्रोमोटर्स के साथ मिलके कुछ भी प्राइस या कुछ भी करके आ सकते हैं। अल्टीमेटली ये पंप एंड डंप ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी होता है। फंडामेंटली जो ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, अगर आपको ये फंडामेंटल अच्छे भी होंगे, बट ये वैल्यूएशन 1000% का क्या, उसने ऐसा थोड़ी कुछ मिला है उसको कि भैया पूरा कुछ बिजनेस उसका एकदम चेंज हो गया 1.5 साल में, राइट। इतना प्राइस कैसे इंक्रीज कर देता है कोई आदमी? बस लिक्विडिटी बहुत रहती है ना। अभी जैसे वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये आप रिलायंस को ऐसे मूव 1000% नहीं लेके आ सकते, राइट, क्योंकि उतना लिक्विडिटी बहुत है। इनमें कैसा है कि उतनी लिक्विडिटी मूव करने के लिए वही 1-2 बड़े प्लेयर प्रमोटर के साथ मिलके ही होता है वो, है ना। कोल्यूशन में आ गए और पैसा लेके आ गए, और 1000% में से उन्होंने 300-400% भी निकाल लिए, बाकी का वो रिटेल को बेच देते। अब ये कैसा रहता है कि पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, मोडस ऑपरेंडी होता है, मतलब सब मिले हुए रहते हैं। उसमें मीडिया चैनल्स भी होते हैं, उसमें आपके ब्रोकर्स भी होते हैं, और उसमें आपके प्रमोटर्स भी होते हैं, और उसमें आपके एक तरीके से बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि इस टाइप के ऐसे पैसा अलोकेट करते हैं। तो उनमें कैसा रहता है कि ये सब एक तरीके से जब पहले ये बाय करेंगे, उसके बाद न्यूज़ मीडिया में भर भर के ये स्टॉक चलाएंगे। रेन इंडस्ट्रीज 2017-18 हर एक मीडिया एनालिस्ट उसको रेकमेंड करता था, रेन इंडस्ट्रीज खरीदो। अभी तो बजाज फाइनेंस में सर अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो अभी सही समय है क्या? किसमें? बजाज फाइनेंस। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपका ये बाई साइड? हाँ सर। बाई साइड तो अर्ली चार्ट देखो, आपका अर्ली चार्ट के हिसाब से उसने तो रेंज में ही है, कुछ क्या नहीं है, तो नहीं है अभी नहीं सर, ऊपर से काफी मतलब ये भी टूट चुका है सर, ये 8000 गया था। तो ये स्विंग मत बोलो, फिर इन्वेस्टिंग बोलो आप, है ना। अच्छा इन्वेस्टिंग के लिए आप बोल रहे हो तो ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। अभी थोड़ा उसमें कर लें इसको सर। इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और 30% तक गिरा है। बट अभी ये चीज़ याद रखना है कि ये सब जो स्टॉक्स है ये काफ़ी अगर राइज भी हुआ है, ये भी, इसका भी वैल्यू देखो कोविड के बाद ये भी 400% बढ़ा है। तो ऊपर से ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि 50-60% का करेक्शन आ सकता है, राइट। तो अभी सब अलोकेट नहीं करना है, अभी आप जितना अलोकेट करना है उसका 1/3 ही करो, और 40% कर देंगे सर, 1/3 में वो, और 40% से नीचे गिर रहा है तो 40 से 60% में आप अपना कंप्लीट अलोकेशन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, मोस्टली आई थिंक फायर्स के लिए जिन्होंने भी अभी किया है प्रोसेस, अपना डिटेल्स फिल किया है, तो ये काउंट फाइनल हो जाएगा। अभी मैंने 10 बजे तक आपको टाइम बोला था, तो बी फास्ट जिनको अभी भी करना है पहले कर लीजिएगा। आपके टेलीग्राम ग्रुप जो है गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैंने लिंक दी है, गूगल फॉर्म दिया है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है अपना नाम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के साथ। तो बी फास्ट ना गाइस। चलिए ठीक है ना, गौरव हो गया डाउट सॉल्विंग, अभी 1.5 घंटा हो गया, 10 बज गए। अच्छा, तो आई थिंक देन वी आर डन, एंड होप आज कुछ थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि ये अभी इन्वेस्टिंग पे काफ़ी क्वेरीज आएंगे, मार्केट में करेक्शन आ रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो एक बार मैं सभी के लिए बेनिफिट के लिए बता देता हूँ, राइट। सबसे पहले हम लोग आएंगे निफ्टी के लिए, राइट। तो निफ्टी में हमारा जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लेवल रहेगा वो 15,000 के नीचे रहेगा, राइट। अभी जो है आपको मैक्सिमम 1/4 पर 1/3 जो रहेगा 15,000 के नीचे आ रहा है, वहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारा रहेगा सबसे, अगर ये लेवल है तो यहाँ पे नहीं छोड़ना है इंडेक्स को, क्योंकि कभी भी याद रखना ये लेवल मार्केट ने, निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स टच किया है, हिट किया है, और ये 2003 साल का हाई था, 2018, 2019, 2020 3 साल का हाई है वहाँ पे। इसके बाद जब उसने ब्रेक किया है इस लेवल को, कभी भी मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आया है।
तो एक रीटेस्ट तो पेंडिंग है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आइडियली अगर ये बियर मार्केट कंटिन्यूड रहेगा यहाँ पे मोस्टली मार्केट आएगा, वो अब आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2024 में आएगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। बट एक रिटेस्ट बाकी है यहाँ पे, और वो बड़े साइकिल्स होते हैं तो 3-3, 4-4 साल भी लग जाते हैं उन साइकिल्स के लिए। बट यहाँ तक आ रहा है तो कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं है, 30%। ये जो लेवल पे अगर इंडेक्स आ रहा है तो समझ लो आपको वहाँ पे निफ्टी को तो नहीं छोड़ना है, ETF को। बहुत ही पावरफुल लेवल है, और एक तरीके से हमारा एवरेजिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। 15,000, उसके बाद 13,000 के नीचे, और फिर उसके बाद जो रहेगा मैक्स टू मैक्स, अगर वो बहुत ही ज़्यादा गिरा तो ये मैक्सिमम है 11,000। उतना हमें वेट नहीं करना है, बट आइडियली अगर हमने इस 13,000 के आसपास, 13 से 14,000 के बीच में उसका एवरेजिंग हो गया अच्छे से, तो वो एक तरीके से आपका बहुत ही बढ़िया एक मिल जाएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी वैसे ही है, राइट। टॉप से आपको देखना है, बैंक निफ्टी ने अभी यहाँ पे 25% ये गिरा था 7 मार्च को, तब उसने दिया था एक अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बियरिश था ही, और वहाँ से अच्छा खासा वो डे हाई, फिर उसने एक मूव भी किया था, तो फास्ट एक रिटर्न दिया था। बट उसका वही है कि 32,000 के बाद नेक्स्ट लेवल उसका आएगा अपना 28,000 के अराउंड, 28,000, और उसके बाद जो है 24,000 विल बी द मैक्सिमम। इसका भी ये लेवल है 2018-19 वाला जो हाई है, ये वाला जो वो टच कर दिया है। तो निफ्टी को तो बहुत टाइम है, बैंक निफ्टी ने उतना बढ़ा ही नहीं, तो बैंक निफ्टी ने वो टच कर लिया वो लेवल, ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके पास ये वाला लेवल है, राइट। तो ये इन्वेस्टिंग की जोन है 1, जो ऑलरेडी दे चुका है नंबर 1 पे, नंबर 2 एंड नंबर 3, राइट। बाकी सेक्टर के लिए भी आपको करना है, ये दो तो प्राइमरी सेक्टर होते हैं। निफ्टी ऑटो भी अभी हाई पे ही है, इसको तो बहुत टाइम है। यहाँ पे सब ने मार्च में सभी मैक्सिमम सेक्टर्स ने फर्स्ट इन्वेस्टिंग के लिए आपका फर्स्ट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दी थी। तो 24, बिलो 30 एंड बिलो 40 to 60, राइट। तो ये 3 लेवल्स याद रखना टॉप से, एक तो 22 से 25, उसके बाद आपका 30 से 35, और आपका 40 से 50। ये 3 लेवल्स है, ये 3 लेवल्स पे टॉप से गिर रहा है, तो आपका इन्वेस्टिंग का जोन होना चाहिए। और भूषण जी, एक दीपक कुमार जी करके, सो एक बार उनका मतलब बहुत दिनों से क्वेरीज का चल रहा है, तो प्लीज एक लास्ट क्वेरी उनकी। ऑलरेडी टाइम हो गया गौरव, क्योंकि ऑलरेडी फिर कैसा है कि पहले प्लीज़ आप आइए। हाँ, अभी नेक्स्ट सेशन जैसे आओगे ना दीपक जी, तो मतलब सबसे पहले आके हैंड रेज करना है। यहाँ पे वही होता है, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है एक्चुअली। जैसे लिंक पुट कर दी थी वहाँ पे, तो जैसे सेशन चालू होता है तो तभी हैंड रेज करके छोड़ देना है। तो जो लोग टॉप में आएंगे उन लोगों का क्वेरीज मतलब वी आर गोइंग टू रिजॉल्व। तो अभी नेक्स्ट सेशन से दीपक जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, आते से ही सबसे पहला हैंड रेज आपका होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट द चांस टू आस्क द क्वेश्चन, राइट। क्योंकि फिर इट विल बी अनफेयर टू अदर्स, है ना, कि अगर मैं एकदम से लूँगा तो एग्जैक्ट। हाँ, तो वो एक चीज़ है, कोई नहीं। सेम इनमें भी 2025 ये याद रखना है, जो भी सेक्टर है स्टॉक स्पेसिफिक अभी आई वुड से मत जाओ ऐसे मार्केट में, सेक्टर स्पेसिफिक जाओ तो बेटर रहेगा। क्योंकि जो भी स्टॉक ज़्यादा रैली किया है वो 50-60% तक भी गिरने वाला है, और अभी वो मैक्सिमम मिड कैप तो गिर चुके हैं। और अगर ये बियर मार्केट कंटिन्यू रहेगा तो ये 80% तक वो गिर जाएंगे। आपका कैपिटल 2-3-4 साल तक अननेसेसरी लटका पड़ा रहेगा इस स्टॉक में। देखिए अभी तक कैसा है कि सबको 2 साल में वही हुआ है कि कुछ भी नीचे आया बाय करो ऊपर जा रहा है, कुछ भी नीचे आया बाय करो ऊपर जा रहा है, तो वो गंदी आदत लगा दी लोगों को। बट ये मार्केट हमेशा नहीं रहेगा। आइडियली ऐसे मार्केट में चैलेंजिंग होता है, राइट। वो मार्केट में तो कोई भी कमा लेगा लास्ट 2000 कोविड फॉल के बाद, तो है ना, सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। बट दिस आर द मार्केट्स जहाँ पे आपको चूज़ी होना पड़ता है। एंड ऑलवेज बेटर है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं करना है तो डेट फंड्स में डालो, या फिर आप लिक्विड फंड्स में डालो, जहाँ पे भी करना है। बट अलोकेशन स्टॉक मार्केट में करने के लिए स्पेशली इतनी बड़ी रैली के बाद वेट करना पड़ता है, राइट। तो इन्वेस्टिंग पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मोस्टली अभी जो करेंट बैच के लिए उनके लिए मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा। फ्राइडे को कल हो जाएगा, नहीं तो मंडे तक तो हो ही जाएगा। तो आप वो देख लीजिएगा, वहाँ पे मार्केट साइकिल भी आई ऑल्सो एक्सप्लेन, एंड ये जो लेवल्स है कैसे करना है दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। थोड़े कम डाउट्स हुए आज, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ज़्यादा हम लोगों ने
क्वेरीज थोड़ी कम ली है बिकॉज कुछ क्वेरीज का एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा, बट मोर और लेस होप you were able to learn something out of it, right? Hope you would like continue trading in a logical manner, right? Meet you in the next session. Good night everybody and bye bye.